हो चुका है ना स्टार्ट? यस सर। हाँ ओके सर। सर अगेन गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा चलो गुड मॉर्निंग तो है बट इनकम टैक्स स्टार्ट करें। हाँ, तो इनकम टैक्स में सर हम लोग बिजनेस के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। बिजनेस के बारे में इन द सेंस पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, सही ना सर? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। अब पीजीपीपी में हम लोग बात कर रहे हैं सर बेसिकली। लास्ट दिन मैंने क्वेश्चन, पहले तो फर्स्ट क्लास में प्रोफॉर्मा बताया था आप लोगों को कि पहले तो आपको ये बताया कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशंस क्या है, बिजनेस प्रोफेशंस में डिफरेंसेस क्या है। फिर मैंने आपके साथ पीजीबीपी कैलकुलेशंस कैसे करना पड़ता है, उसका जो स्ट्रक्चर है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बता के रखा है, बस उसको थोड़ा सा हम लोगों ने लिखा। और फिर उसी ढांचे पे, उसी को फॉलो करके हम लोग कैसे होता है पीजीबीपी का एक कंप्लीट क्वेश्चंस कैसे होता है, इसको जानकारी लेने के लिए हम लोग लास्ट वीक एक क्वेश्चंस किए थे जो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। कोई एक मिस्टर शिवम बोल के एक क्लाइंट था सर जो आया था हमारे पास, और हम सबको पूछा गया था कि भाई मिस्टर शिवम अपना बिजनेस डेटा लेके आपके पास आ रहा है तो आप इनका टैक्स कैलकुलेशंस करो। पूरा क्वेश्चंस में एक हटके टॉपिक था। हटके टॉपिक ये था सर कि टैक्स कैलकुलेशन तो करना था, लेकिन इंपॉर्टेंट कोई कॉन्सेप्ट ये था कि सर उसमें प्रिजम्पटिव स्कीम बोला था। क्या पूछा था सर? प्रिजम्पटिव स्कीम, जिसमें ये सेक्शन 44 एडी का एक कॉन्सेप्ट बीच में आ गया था जो मैंने डिटेल्स में नहीं पढ़ाया था। पर क्या है ना सर, ऐसे टैक्स में ऐसा होता रहता है सर, मतलब क्वेश्चंस करने जाओ तो सारा चीज एक साथ आ जाता है। तो ठीक है, मैंने प्रोविजंस पहले नहीं पढ़ाए बट क्वेश्चंस को कराते कराते आपको प्रोविजंस बता दिया था कि सेक्शन 44 एडी जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बारे में बात करता है। प्रिजम्पशंस नाम सुन के ही लग रहा है ना, पहले से एज्यूम करना है ना, प्री एजम्पशंस प्रिजम्पशंस। तो बेसिकली जो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है, ऐसा इस तरह का बिजनेसमैन जिनका अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता है और अकाउंट्स मेंटेनिंग खर्चा भी वो उठाना नहीं चाहता है, तो ऐसे केसेस में क्या वो नॉर्मल स्लैब में टैक्स दे सकता है? नॉर्मल रेट ऑफ जो टैक्स का जो स्लैब है लाइक लाइक अप टू 2,50,000, नील 2,50,000 से 5,00,000 5%, 5,00,000 से 10,00,000 20%, मोर देन 10,00,000 30%, ये जो स्लैब के अंदर आना है क्या ये स्लैब में वो आ सकता है? सर नहीं। ठीक है, तो प्रिजम्पटिव स्कीम में क्या होता है, उनको एक फ्लैट रेट में टर्नओवर पे टैक्स देना पड़ता है। अगर नॉर्मल रेट है 8% का, बट अगर वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा करता है, मतलब सारे का सारा ट्रांजैक्शन का अगर उनके पास प्रूफ रहता है, ठीक है, एज पर दी रूल्स, ठीक है, जैसे आपको पता है कि कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा वैलिड नहीं माना जाता ना सर, मतलब एक सर्टेन लेवल तक कैश ट्रांजैक्शन ठीक है, बट उससे ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन हो जाए तो फिर वो मुश्किल में आ जाता है। तो इसलिए अगर आप इसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, यूपीआई ट्रांजैक्शंस, इसके ऊपर बेस करके सारा अकाउंट में डिटेल्स हो रहा है, तो ऐसे केसेस में वो 6% टर्नओवर पे टैक्स दे सकता है। तो ये एक हटके कॉन्सेप्ट था। हम लोगों ने पूरा क्वेश्चंस नॉर्मल बीपी का जो कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर किया था, बट लास्ट में आके हम लोगों ने देखा कि भाई इनका तो प्रिजम्पटिव है, तो फिर इतना मेहनत बेकार है। हाँ सर, मेहनत बेकार आप बोल सकते हो, बट बीपी का कॉन्सेप्ट वैसे ही सॉल्व करना होता है। जिन लोगों का लास्ट क्लास मिस हो चुका है, मैं उनको बस एक बार इतना ही बोलूंगा सर, लास्ट क्लास जरूर देख ले। ठीक है, अगर आप लोगों के पास प्लेलिस्ट है ना तो उसको आप लोग फ्रेश रिफ्रेश कीजिए, तो वहां पर आपको मिल जाएगा पीजीबीपी का सेकंड लेक्चर्स। वहां से आप जरूर देख ले कि क्वेश्चन जो सॉल्व करवाया गया था। साथ में मैंने और इंटरेस्टिंग 2-3 चीज भी बोला था। डिप्रिसिएशन मैंने डिटेल्स में नहीं बोला, बट डिप्रिसिएशन का आइडिया दिया था आप लोगों को, जिसमें ब्लॉक ऑफ एसेट क्या है उसके बारे में बात किया था। ब्लॉक ऑफ एसेट में अलग अलग एसेट क्लास की बेसिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिसीजन कर डिसाइड करके रखता है। जैसे कि स्टैंडर्ड रेट है 15% सर, स्टैंडर्ड जो रेट है वो 15%। जनरल मशीनरी का, प्लांट मशीनरी सबसे ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है, तो उसमें जनरल रेट है 15%, बट डिपेंडिंग ऑन द यूज एंड डिपेंडिंग ऑन द डेट, ठीक है, रेट में डिफरेंसेस है सर। ठीक है, हम लोगों ने ऐसा भी देखा कि अगर 2000 के बाद का कोई एसेट्स है तो उसमें 30% लग रहा है, पुराना है तो 15% डिप्रिसिएशन अलाउड है। तो ये मैंने लिस्ट चार्ट जो है वो लास्ट टाइम दिखाया था, तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस आपको किसी भी तरह का क्रिटिकल सिचुएशंस में डाल सकता है। तो क्योंकि सर ये सारा चीज क्या है ना, प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लिए एक ऑलवेज
मतलब क्या बोले इसको, चैलेंजिंग है कि आपको भी उसके साथ साथ चलना चाहिए। तो ऐसा ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट को लेके मैंने लास्ट दिन स्टार्ट मतलब क्वेश्चंस को बताया था, और क्वेश्चंस बताते बताते मैंने आपको डिप्रिसिएशन, एडिशनल डिप्रिसिएशन के बारे में बोला था, पर डिटेल्स में नहीं बोल पाया था। तो आज मैं ऐसा ही टॉपिक के बारे में आपके साथ बात करूंगा, जिसमें मैं आपको कोशिश करूंगा डिप्रिसिएशन का पूरा आइडिया देने का, सेक्शन 35 के बारे में बात करने का। सेक्शन 35 क्या है जानते हो सर? सेक्शन 35 ना साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात करता है। सर क्या बात करते हो साइंटिफिक रिसर्च? क्या हर कोई साइंटिफिक रिसर्च करना चालू कर देगा? देखो सर, ये जो देश चलता है ना, ये देश चलता है इनोवेशन पे। किसी भी देश, कोई भी देश, दुनिया में कोई भी कंट्री आप उठा लो, ठीक है, उस कंट्री का जो भी इनोवेटिव एरिया है, सर इनोवेशन का मतलब सिर्फ आईफोन बनाना नहीं होता है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आईफोन बनाना भी इनोवेशन है। और आपका, अगर मैं बोलूँ कि सर एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन लाना भी, या फिर बेसिक लेवल इंडस्ट्रियल नॉर्मल कॉन्सेप्ट में भी रिवोल्यूशन लाना भी साइंटिफिक रिसर्च का पार्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि जो आईफोन बना रहा है सर वही रिसर्च कर रहा है और बाकी लोग रिसर्च नहीं कर सकता, ऐसा बात नहीं है सर। सबका अपना अपना फील्ड होता है। तो ऐसा हमारे कंट्री में भी है कि जितना ज्यादा इनोवेशन रहेगा, जितना ज्यादा क्रिएटिविटी रहेगा, तो वो क्रिएटिविटी इनोवेशन साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू से आता है सर, ठीक है। अब वो साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद उसको बिजनेस करने का, या उस बिजनेस को स्प्रेड करने का मौका मिलता है। तो प्रॉब्लम क्या है, आज के डेट में हम लोग इतना ज्यादा रट्टू तोता वाला एजुकेशन लेते हैं ना, साइंटिफिक रिसर्च दिखता नहीं है सर। मतलब प्रॉब्लम यही है कि ज्यादातर लोग तो सिर्फ सब कोई डिग्री के पीछे और सर्टिफिकेट के पीछे भागते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम यही है कि सर्टिफिकेट के पीछे और डिग्री के पीछे भागते भागते हम लोग यही भूल जाते हैं कि भाई मतलब ओरिजिनल एजुकेशन कॉन्सेप्ट को ही हम लोग कहीं दूर छोड़ के आ जाते हैं। चलो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट आपको मैं ये चीज बताऊंगा, सेक्शन 35 बिजनेस एंड प्रोफेशंस क्या बताता है, कि सेक्शन 35 बिजनेस एंड प्रोफेशंस बताता है कि अगर साइंटिफिक रिसर्च में कोई बिजनेस इन्वेस्ट करे, ठीक है, इन्वेस्ट इन्वेस्ट बोलो या फिर खर्चा बोलो, तो उसमें कितना उनको बेनिफिट मिल सकता है टैक्स में, ठीक है। तो ऐसा और भी लंबा चौड़ा डिस्कशन है। पीजीपीपी इज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, और इसको जानना बहुत जरूरी भी है सर, ठीक है। तो चलो मैं एक एक करके बात करता हूँ। ये सर बोलो, सर बोलो। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, बोलो सर। किसी का अनम्यूट हो रहा था। हेलो, एनी क्वेश्चन सर? प्रोफार्मा मैंने बता दिया था सर आप लोगों को, लास्ट दिन कुछ क्वेश्चंस भी करवाया था, ठीक है, दो तीन क्वेश्चंस के ऊपर बात भी किया था, कुछ होमवर्क के लिए भी आपको मैंने दे के रखा। आई नो कि सारा क्वेश्चंस अभी तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, बट ट्राई करते रहो सर। जैसे कि कुछ डिप्रिसिएशन क्वेश्चन तो आज के बाद कर ही लोगे आज, क्योंकि मैं डिप्रिसिएशन में थोड़ा डिटेल्स बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 मस्ट ट्राई सर। जैसे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन मिस्टर शिवम का जो क्वेश्चन जो मैंने लास्ट दिन करवाया था, सिमिलर टाइप ऑफ एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 9 बोल के देखना, मैं जो लास्ट दिन जो क्वेश्चन आप लोग को दिया उसको भी ट्राई करना सर। सिमिलर टाइप है बट कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो शायद आपने ये क्वेश्चन में नहीं किया। कोई बात नहीं, ट्राई करना सर, ठीक है। फिर मैं सारा पॉइंट धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब रही बात सर सेक्शन वाइज डिस्कशंस करने का, ठीक है। तो सेक्शन वाइज डिस्कशंस में मैं आपको बस याद दिला दूं, एक बार मुझे आपको बता देना चाहिए कि पीजीपीपी में हम लोग किस तरह से, देखो सर एजुकेशन भी एक साइंटिफिक वे में पढ़ना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा के चालू हो जाए, ऐसा तो नहीं ना। एक चैप्टर को पढ़ने का एक तरीका होता है, तो उसी तरीके में जैसे कि 145 के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है सर, ठीक है, मतलब ये जो पीजीपीपी चैप्टर है, इसमें जो इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद द मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड आइदर कैश और मर्केंटाइल बेसिस रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली एम्प्लॉयड बाय द एसएससी। सर कैश बेसिस का मतलब होता है ये अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट किया गया, मर्केंटाइल इन द सेंस ड्यू बेसिस, एंड कैश बेसिस इन द सेंस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिकली बिजनेस में जो अकाउंट्स बनता है, मैं कल भी यही चीज समझा रहा था कि अकाउंट्स का जो ओवरऑल पर्पस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, आखिर वही उसका जो मेन पर्पस है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को बेसिकली रेक्टिफाई करने का काम यहाँ पर होता है, ठीक है।
प्रॉफिट को रेक्टिफाई किया जाता है, बिकॉज बिजनेस जो प्रॉफिट कैलकुलेट करता है वो कहीं ना कहीं मतलब एज पर इनकम टैक्स ठीक ठाक नहीं बैठता है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस का जो मानना है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो मानना है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, ठीक है। और कई बार बिजनेसमैन जानबूझ के भी गलत चीज शो कर देता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको एक्चुअली रेक्टिफाई करके आपको बोलता है कि भाई ये आपका इनकम रहेगा, इसके ऊपर टैक्स। कई बार जानबूझ के ज्यादा टैक्स भी दिया जाता है, ऐसा संख्या बहुत कम है, ज्यादातर केस में जानबूझ के टैक्स को कम करने का इरादा होता है। सर टैक्स ज्यादा कम कौन देता है? सर ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट रहा है सर फाइनेंशियल वर्ल्ड में कि प्रॉफिट कुक किया था। कि कोई मुझे बता सकते हो ऐसा कोई केस, जो लोग थोड़ा खबर रखते हो मार्केट का, कि जानबूझ के प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाया? हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ा के दिखाया, मतलब छोटा मोटा नहीं, हाई इंक्रीज। किसी का वीडियो ऑन हो गया क्या? हेलो पंकज, किसी का तो वीडियो ऑन है सर। वीडियो ऑफ कर दे सर। देखो सर, आप लोग कनेक्टेड हो? यस सर। हाँ सर। ठीक है। देखो, हाँ, मैं जो आपको पूछा था सर कि एक कंपनी ऐसा घोटाला किया था, एक करप्शन का केस है, कि प्रॉफिट नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई प्रॉफिट कम करके दिखाएगा क्योंकि टैक्स कम देना है। लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि एक ऐसा स्कैंडल हुआ था या स्कैम, जो भी बोलो आप, ठीक है, कि जिसमें प्रॉफिट ज्यादा करके शो किया गया था। बता सकते हो कोई भी? एनीवन? सत्यम कंप्यूटर्स। सत्यम कंप्यूटर्स। ऐसा और भी केसेस है, पर सत्यम कंप्यूटर्स इस केस में बड़ा माहिर केस था सर, ठीक है। सत्यम कंप्यूटर्स जो एक आईटी कंपनी था सर, उसने क्या किया था, रामलिंगम राजू, ठीक है, हैदराबाद बेस्ड एक फार्म था, ठीक है, आईटी फार्म था, जैसे आज के डेट में टीसीएस, विप्रो का नाम आप लोग सुनते हो। ऐसा ही 2007, 8, 9, 10 इस टाइम पे सत्यम कंप्यूटर्स या रामलिंगम राजू का जो कंपनी है काफी फेमस बना था सर, काफी अच्छा काम कर रहा था, नॉलेज वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं था, और उनका सेटअप वाइज सारा एकदम टीसीएस विप्रो जैसा ही एक टॉप क्लास बिजनेस की तरह आगे बढ़ रहा था। बट प्रॉब्लम ये हो गया कि ये जो सत्यम कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट है, ये जानबूझ के बहुत शॉर्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये अपने आप को प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने का कोशिश किया, जिसमें ऑडिटर भी इनको घोटाले में हेल्प किया, ठीक है, पीडब्ल्यूसी था इनका ऑडिटर, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पीडब्ल्यूसी में थे, वो लोग इनको हेल्प किया था। तो बाद में टेक महिंद्रा इसको एक्वायर कर लिया, सत्यम कंप्यूटर्स को, बड़ा सस्ते दाम पे। तो इसका कंट्रोवर्सी आप चाहो तो बाद में गो थ्रू कर सकते हो। मतलब नॉर्मली आप लोगों को क्या लगेगा, मैं क्यों बात कहा कि नॉर्मली सबको यही फील होता है कि सर नॉर्मली प्रॉफिट को लोग कम ही करता है, लेकिन ऐसा भी सिचुएशंस है, अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा, कि हम लोग ये भी देख सकेंगे कि प्रॉफिट को बढ़ा के भी दिखाने का इरादा, स्कैंडल करने का इरादा होता है। प्रॉफिट बढ़ा के दिखाने का ये फायदा होता है, बैंक के पास आप अगर ज्यादा लोन लेना चाहते हो तो आपको शो करना पड़ता है, क्योंकि बैंक फाइनेंशियल स्टेट में डिपेंड होता है। तो बैंक के पास लोन लेना हो, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाते हैं। ये देखो सर, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो कैश एसेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है, अब देख सकते हो 2009 में जनवरी में Chairman Raju resigned after publicly announcing his involvement in a massive accounting fraud in which he had inflated the company's cash assets by over $1 billion. ठीक है, आप समझ सकते हो, मतलब कैश इतना इन्फ्लेशन कहाँ से दिखाया, कैसे इतना बढ़ा दिए कैश को। और अभी सर 2015 में उनको जेल भेजा गया, 7 साल का जेल का सजा काट रहा है, और साथ में 8 लाख का फाइन भी उनको चार्ज किया गया, $8 लाख का। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं आपको एक बस रियल लाइफ सिनेरियो के साथ कनेक्ट इसलिए कराया कि ये सोचना गलत होता है कि सिर्फ प्रॉफिट कम करना ही होता है, प्रॉफिट ज्यादा करने का भी इरादा होता है। तो हमें प्रोफार्मा में ये सीखने को मिला था सर, कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि जो प्रॉफिट को कम करने का जो इरादा में जो चेंजेस किया जाता है, नॉट जस्ट दैट, साथ में ये भी देखना पड़ता है कि कई बार ऐसा गलत चीज भी हम लोग शो कर देते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ के रहे, ठीक है, इंक्रीजेस रहे, तो वो भी हमें अलाउड नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा प्रॉफिट को कम दिखाने का सोचते हैं, प्रॉफिट को ज्यादा दिखाने का भी अगर कहीं पर कुछ इरादा, चाहे वो गलती से हो या फिर बाई चांस हो गया, ठीक है, चाहे गलती से कर दिया हो या फिर जानबूझ के कर दिया हो, वट एवर बी द रीजन,
इनकम टैक्स बोलता है कि भाई आप ये सिस्टम फॉलो करो, जो अलाउड है उसको टच मत करना, जो डिसअलाउड है उसको लेके जो करना है करो। तो ये सिस्टम हम लोगों ने काफी दिनों से, मतलब लास्ट 2 दिनों से काफी अच्छे से देखा, कल क्वेश्चन में भी देखा। अब चलो सर एक एक करके मैं आपको बाकी बात करता हूँ। तो अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए सेक्शन 145, उसके बाद सर इस पर्टिकुलर बिजनेस हेड में जो इनकम जो चार्ज किया जाता है कि जिसमें टैक्स लिया जाएगा या टैक्स चार्ज किया जाएगा, सेक्शन 28 इसके बारे में बात करता है। इसमें ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर दी हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशंस। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखो सर, कंप्यूटेशन जो करना है सर एज पर सेक्शन 29, इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 28, मतलब सेक्शन 28 वो सब मैटर के बारे में बात किया कि जहां पर आपको इनकम मानना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार सेक्शन 28 पढ़ के सुना देता हूँ, तो फिर आपको ना थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि सर थोड़ा थ्योरेटिकल बातें हैं बट मेहनत है सर। ठीक है, क्या बताना क्या चाहते हैं कि इनकम, कौन सा इनकम को बीपी हेड में चार्ज करोगे? चलो, नहीं तो बोलोगे सर सेक्शन 28 बताया नहीं। देखो सर, क्या हो रहा है सर, आज सबको अनम्यूट कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? बोलो, अनम्यूट कर रहे हो, बैकग्राउंड में क्या क्या सब नॉइज आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, the profits and gains of any business or professions carried on by the assessee at any time during the previous year। मतलब जो भी प्रॉफिट आपको अराइज होता है प्रीवियस ईयर में, जैसे नॉर्मली हम लोग टैक्स कैलकुलेशंस का क्या करते हैं सर, 22-23 अगर मेरा असेसमेंट ईयर है तो 21-22 में मैं जो इनकम करूंगा उसका असेसमेंट मैं 22-23 में करूंगा। तो क्या बताना चाहता है कि प्रॉफिट और गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशंस कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो 21-22 अगर आपका प्रीवियस ईयर है और इस प्रीवियस ईयर में आप जो भी इनकम करोगे आप 22-23 में उसको इनकम को चार्ज करो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। सिंपल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एनी कॉम्पेंसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय ए पर्सन एट और इन कनेक्शन विथ। ठीक है, मतलब कौन सा इनकम को, सिंपल बात है सर, विच टाइप ऑफ इनकम जिसको हम बिजनेस में या प्रोफेशन हेड में लाएंगे। सिंपल इतना सा कॉन्सेप्ट है जो सेक्शन 28 बताता है। इसमें बहुत सारा और भी पैरामीटर है जिसको बिजनेस हेड में लाने के बारे में बात करता है। जैसे देखो, आप यहाँ पर कुछ पॉइंट देखोगे, ये जो पॉइंट बोले ना, received by a person or payment due to or received by a person or in connection with। ठीक है, यही इसी पॉइंट में बोल देता है termination of his management or modification of the terms of condition relating thereto in case the person is managing the whole or substantially the whole of the affairs of an Indian company। मतलब मानो कि अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे थे, मतलब में आप कंपनी का काम टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, उस पर कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है तो आपका पेमेंट में चेंजेस आ रहा है, आपका इनकम ग्रो कर रहा है। ठीक है, वट एवर इनकम, चाहे आपके लिए वो इनकम ड्यू होके रहे या फिर वो इनकम आपने रिसीव कर लिया हो, वो इनकम को भी बिजनेस के अंदर काउंट करने का बात कर रहे हैं। Termination of his management or modification in the terms of condition relating thereto in case the person is managing the whole or substantially the whole। ठीक है, या तो पूरा या फिर कुछ हद तक पूरा। ठीक है, मतलब सम पार्ट्स में भी कुछ और के साथ शेयरिंग है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ फीस और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग देयरटू in case the person is managing the whole or substantially the whole of the affairs of India, affairs in India of any other company। बात को समझो, मतलब बेसिकली बिजनेस रिलेटेड जो भी इनकम आपको ड्यू हो रहा है या रिसीव हो रहा है वो आपको बीबी हेड में चार्ज करने के लिए बोला जा रहा है सेक्शन 28। बस यही कॉन्सेप्ट है। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स, आप किसी का एजेंसी लेके रखे थे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंडीशन रिलेटिंग देयरटू इन केस द पर्सन इज होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया फॉर एनी पार्ट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ एनी अदर पर्सन। ठीक है, vesting in the government or any corporation owned and controlled by the government under any law for the time being in force the management of any property or business। सिंपल बात है कि जो भी बिजनेस रिलेटेड करेक्शंस में आपको पेमेंट ड्यू रहेगा या आपको मिल चुका है वो आपको बीपी में लाना है। इसके साथ साथ इनकम डिराइव्ड बाय द सॉरी income derived by a trade, professional or similar association from specific service performed for its member। In case the assessee carrying on export business, अगर आप कोई एक्सपोर्ट बिजनेस संभालते हो, ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। इनकी सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, चलो सर चलो। देखो, in the case of an assessee carrying on export business the following incentives profit on sale of import entitlements। अगर आप कोई चीज इंपोर्ट करते हो, ठीक है, उसमें आपको जो भी प्रॉफिट होता है उसे भी आपको बिजनेस हेड में देने का बात करता है। सिंपल बात है, ये सिर्फ में ज्यादा बोलने वाला चीज है नहीं सर,
ठीक है, बस हाँ आपको पता होना चाहिए वही सेक्शन 28 में क्या है। कैश असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट अंडर एनी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट आपको किसी भी तरह का कैश असिस्टेंस करता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम के अंदर पड़ता है, तो उसे भी आपको बिजनेस हेड में लाना चाहिए। कस्टम ड्यूटी और एक्साइज रिपेड और रिपेबल एज ड्रॉबैक, ठीक है, अगर किसी भी तरह का ड्यूटी आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिपे किया जा रहा है, जो आपको एक इनकम की तरह है, जो आपको खर्चा करना चाहिए था बट आपने नहीं किया, सरकार आपको रिपे कर दिया, ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट को भी गवर्नमेंट इनकम के अंदर ला सकता है। प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑन ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, ड्यूटी फ्री मतलब सरकार आपसे टैक्स लेने के बजाय आपका टैक्स को ड्यूटी को फ्री कर देता है। ड्यूटी क्या होता है? टैक्स को ही ड्यूटी बोलते हैं सर, ठीक है। इस तरह का एनी काइंड ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस रिलेटेड इनकम को सेक्शन 28 अपने लिस्ट पे बता के रखा है, बस और कुछ नहीं। अब जो आपको लिस्ट में बोला है ना, उसी को सेक्शन 29 क्या करता है? एज पर सेक्शन 29 द इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 28 हैज टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 30 टू लेके 43D। पॉइंट टू बी नोटेड सर, सेक्शन 28 के अंदर जितना सारा इनकम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिजनेस हेड में कनेक्ट करने के बारे में बोला है, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड के बारे में बोला है, उसी को सेक्शन 29 के अंदर कैलकुलेट करने के बारे में बात करता है। और सेक्शन 29 जो कैलकुलेशन करेगा ना, उसमें जो प्रोविजन उसको हेल्प करेगा, वो सेक्शन 30 से लेके 43D के बीच में। ये है आपको बीपी पढ़ने का सिस्टम। तो सबसे पहले आपने ये देखा कि 145 के हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन होता है और उसी को बीपी में ही देखा जाता है। सेकंड में सेक्शन 28, जहां पर ये बोला गया भाई कौन से इनकम को चार्ज करेंगे, किसको नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट था, एनी सम रिसीव्ड अंडर ए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी। सर ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है बोलो तो? हु इज की मैन? एनी आइडिया सर, की मैन कौन होता है? जो भी आइडिया है बोल सकते हो। की मैन कौन है, उसका इंश्योरेंस ही क्यों करवाया जाएगा? बोलो सर बोलो, जो भी मन में है बोलो ना, कौन रुकता है? नो हाउ वाले। नो हाउ वाले? सर नो हाउ वाले आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एनी एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करता है और जिन पे जिन पे कंपनी को बड़ा भरोसा है, ठीक है, मतलब विदाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का बिजनेस चलना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आपने बहुत अच्छा बोला सर, नो हाउ वाले मतलब जिनके पास ना कंपनी का सीक्रेट है, ठीक है, फॉर्मूला है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे मानो पेप्सी कोको कोला, जस्ट एन एग्जांपल है, एग्जांपल है बट रियलिटी है सर। कोको कोला, कितना कोको होकर है? COCOLA, कोको कोला, ठीक है। तो अब जस्ट सोचो, जो पेप्सी में जो मेन फॉर्मूला जिनके पास है, मैं जितना जानता हूँ कि पेप्सी कोको कोला में अगर मानो दो ऑलवेज ऐसा इंसान होते हैं जिनको फॉर्मूला पता होता है, और ये दोनों को कभी भी पेप्सी कोको कोला एक साथ एक फ्लाइट में जाने का परमिशन नहीं देता। क्यों बोलो तो? क्योंकि अगर फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, किस्मत जिस दिन इंसान का खराब जाता है, मुश्किल है ना। अब ऊपर वाला कब किसको बुलाता है किसको पता सर। अब बात ऐसा है कि पेप्सी को मतलब जिसका फॉर्मूला बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी उनके नाम पे ना इंश्योरेंस पॉलिसी करके रखता है, तो दे आर बेसिकली की मैन, ठीक है। अब की मैन को इंश्योरेंस के थ्रू से मतलब अगर मान लो उसको कभी भी कुछ हो जाए तो कंपनी इसका सारा खर्चा उठाएगा, तो ये इनकम भी ना बिजनेस इनकम के अंदर काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो एनी सम रिसीव्ड अंडर ए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी, ठीक है, एनीथिंग लाइक दैट, ये भी बिजनेस का ही पार्ट माना जाता है, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हटके पॉइंट्स बीच बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसी का एक नंबर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन डेट। इन्वेंट्री मतलब आपके पास जो स्टॉक पड़ा होता है ना सर, उसका फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑन व्हिच इट इज कन्वर्टेड इनटू अ ट्रेडर्स कैपिटल एसेट। मतलब ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि ये मैंने ऐसे तो कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर ऑलरेडी एक बार बोला, जो लोग कैपिटल गेन कर चुके हो। कैपिटल गेन चैप्टर ये बात करता है सर कि अगर मानो कि आपका बिजनेस का कोई स्टॉक है और बिजनेस स्टॉक को अगर आप कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल आप ऐसे चीज का बिजनेस करते हो
जो आपका मानो आपका कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ठीक है, ध्यान से सुनना बात को। तो प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो प्रॉपर्टी आपकी बिजनेस, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हो ना सर, तो प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं उनके लिए प्रॉपर्टी स्टॉक होते हैं। ध्यान से बात को सुनना, ठीक है, ध्यान से समझना बात को, और बाद में जब वो उसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करता है प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी डीलर के पास क्या होता है, उनके पास प्रॉपर्टी होता है ना सर। जो प्रॉपर्टी में डील करता है वो उनके पास प्रॉपर्टी होता है। तो फॉर एग्जांपल ये किसी प्रॉपर्टी डीलर ने बनाया, क्या नाम है, स्काई राइज, ठीक है, वी डोंट नो, बस ऐसे कि मैंने एक रैंडमली पिक किया। अब मानो कि ये जो प्रॉपर्टी डीलर है, इन्होंने इसको बेचने के लिए बनाया था, पर बाद में इनको लगा कि भाई घर अच्छा बनाया, इसको अपना घर बना लेते हैं। हेलो, क्या बात समझ में आ रहा है आपको? जो आपने सेलिंग पर्पस के लिए बनाया था वही घर आपका खुद का एसेट बन गया। तो ख्याल क्या हुआ, आप थे प्रॉपर्टी डीलर, मतलब बिजनेस करते थे, बट बिजनेस का चीज आप अपने पर्सनल एसेट बना ली। तो ये क्या हो गया ना, कन्वर्ट कन्वर्ट कर दिया आपने, ये एक्चुअल में आपने कन्वर्ट कर दिए अपने बिजनेस एसेट्स को, बिजनेस का जो स्टॉक है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एज ऑन डेट ऑन व्हिच इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट इट इज कैपिटल एसेट। तो उस डेट का जो फेयर मार्केट वैल्यू उसको भी देखना पड़ेगा कि भाई ये बिजनेस एसेट से, बिजनेस इन्वेंटरी से कैपिटल एसेट में कैसे कन्वर्ट हो गया, और जितना हुआ उसका वैल्यूएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे आगे क्वेश्चंस आएगा सर, तो आपके मन में जो थोड़ा थोड़ा जो मतलब हल्का हल्का जो लग रहा है ना कि भाई कैसे होता है, थोड़ा देखना है, वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू से आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं थोड़ा प्रोविजंस पे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रोविजंस पे बात नहीं करेंगे ना तो आगे जाके और आधा अधूरा लग जाए, तब आपको लगेगा कि सर सारा क्वेश्चंस तो हो गया लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा सब हो कैसे रहा है। यही दिक्कत है सर, थ्योरी पढ़ाने से स्टूडेंट्स कई बार थोड़ा मोनोटोनस फील करता है, ठीक है, प्रोविजंस पढ़ाने से स्टूडेंट्स मोनोटोनस फील करते हैं। मैं भी करता था आप लोगों के एज में, बट प्रॉब्लम ये है सर कि जब प्रोविजंस पढ़ते हैं भले ही वो मोनोटोनस लगे, बट प्रोविजंस ना पढ़ के अगर आप डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दिक्कत ये हो जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे ऐसा बहुत सारा एडजस्टमेंट आपको ऐसा दिखेगा, कहाँ से आया है कैसे आया है आपको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मिक्सड अप करके चलना है सर, बैलेंस करके चलना है, मतलब प्रोविजंस को भी पढ़ाते पढ़ाते मोनोटोनस भी नहीं होने देंगे, कोशिश करेंगे। और साथ में ऐसा भी नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन से सॉल्व करके गए लेकिन ये समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ। प्लस माइनस तो सर किसी को भी, क्लास 5 के बच्चे को भी बिठा दोगे ना, प्लस माइनस उसे समझ में आ जाएगा। इनकम टैक्स में प्लस माइनस ही होता है, और क्या, या तो इंक्लूड करना है या तो एक्सक्लूड करना है, या तो कुछ नहीं करना, तीन ही चीज हो सकता है, या तो इंक्लूड करो, या तो एक्सक्लूड करो, या तो कुछ ना करो, ठीक है। लेकिन ये तीन में से, ये जो तीनों चीज होता है, या तो कोई इनकम है तो उसको ले कि ना ले, या फिर कोई खर्चा है उसको माइनस करे कि ना करे, या फिर उसको हाथ लगाए कि ना लगाए। लेकिन क्यों करे, किस लिए करे, किसके कारण करे, ये जब तक समझ में नहीं आता है ना तब तक गड़बड़ बन जाता है सर। एक सेकंड सर। तो ऐसा ही सेक्शन 28 में बिजनेस के बारे में बोला है सर, जिसको बिजनेस इनकम में काउंट किया जाएगा। ऐसे 3580, ऐसे तो ये 3580 का चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। स्पेशल प्रोविजन है, एनी सम विद रिसीप्ट और रिसीवेबल, कोई पैसा आपको मिले या बाद में मिलेगा, ठीक है, इन कैश और काइंड, या तो कैश में मिला या तो काइंड में मिलेगा, ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल एसेट, कोई कैपिटल एसेट बेच के, मे बी अदर देन लैंड और गुडविल, लैंड छोड़ के गुडविल छोड़ के, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के, बीइंग डिमोलिश्ड, ठीक है, कोई कैपिटल एसेट बीइंग डिमोलिश्ड मतलब खत्म कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, discarded or transferred in respect of which the whole of the expenditure had been allowed as deduction under section 35A। मतलब कोई पर्टिकुलर कैपिटल एसेट को डिस्ट्रॉय करने में, ट्रांसफर करने में अगर कोई भी खर्चा होता है 35A आपको अलाउ करेगा उसको बिजनेस के साथ एडजस्ट करने का। सर कैसे होगा ये सब, चलो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये जो मैं इतना सारा बात आपको कर रहा हूँ ये कैसे होगा इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना सर। पहले आप ये तो जान लो कि होता क्या क्या है। अब रही बात बीपी का, मेहनत करने का जगह, पीजीबीपी में जो मेन एरिया है जिसमें आपको हर एक पॉइंट में फोकस करना पड़ता है, ठीक है, दैट इज सेक्शन 30 से लेके 43D का एरिया, ठीक है, ध्यान से बात को समझे सर।
सेक्शन 30 से लेके 43D का एरिया। हाँ, इसमें कुछ कुछ सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहां से बहुत सारा सवाल होता है और होता ही होता है। कुछ एरिया है जहां से हमेशा क्वेश्चंस नहीं होता बट आपको नॉलेज में रखना चाहिए। ठीक है, जैसे सर सेक्शन 30। सर सेक्शन 30 हमें एडमिसिबल डिडक्शंस के बारे में बात करता है। क्या हो गया सर विश्वजीत को? ठीक है, सर वाईफाई चला गया। वाईफाई चला जा रहा है सर। ठीक है सर, अभी वाईफाई स्टेबल काम करता है मेरे एक्सपीरियंस में, जियो फाइबर या फिर एयरटेल फाइबर। काफी सर लाइन ही कट। लाइन ही कट गया। अच्छा देखो, सीरियसली जियो फाइबर और एयरटेल फाइबर का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है और मतलब बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, मॉडरेट दाम ले रहा है, इसलिए मैं रिकमेंड भी करता हूँ सर। अच्छा देखो, सेक्शन 30 एडमिसिबल डिडक्शंस के बारे में बात करता है। मतलब जो पीजी पे मतलब बिजनेस में आप खर्चा शो कर सकते हो, ऐसा खर्चा एडमिसिबल डिडक्शंस, मतलब जो पीजीपीपी हेड में आप उसको डिडक्ट करोगे तो आप अपना मतलब इनकम को कम कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा एडमिसिबल डिडक्शन सेक्शन 30, 31, 32, ठीक है, ध्यान से देखते रहो। 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 35, ठीक है, सेक्शन 35, 35AD, ठीक है, 35AD, 35D, 35DDA, ठीक है, ध्यान से देखो सर, तो देखो अभी 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 से 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 15, 16। कुछ जनरल कॉन्सेप्ट है जिसमें जो सेक्शन 37 में बोला है, रिटर्न फाइलिंग का कुछ एरिया है सर। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा। सेक्शन 37 कुछ जनरल एरिया है। एंड देयर इज अनदर एरिया सर, अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल। ठीक है, जो सेक्शन 40 में बोला है, अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल, जिसको सेक्शन 40 में बोला है, 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 1, ठीक है, 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 1A, 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 2, 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 3, 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 5। ठीक है सर, घबराने का नहीं। ठीक है, घबराने का नहीं। क्यों घबराने का नहीं? क्योंकि ये कई बार हम लोग ना देखते हैं तो घबराहट आता है, सर इतना सारा चीज याद कैसे करेंगे। देखो सर, ये याद करने का चीज है ही नहीं, समझना है। आपके इंटरेस्ट ग्रो करना है और समझना है कि सरकार क्यों बोला, किस लिए बोला। यही मेरा मेन ऑब्जेक्ट है आपको बताने का, और कुछ नहीं। ठीक है, आप प्रोफेशनल खुद ही बनोगे सर। ठीक है, मैं तो बस आपको कोशिश ये करूंगा कि आप इस चीज को समझो, जानो और अपना इंटरेस्ट को अंदर से बढ़ाओ। ठीक है, नहीं तो ना अगर मतलब आसमान से या यूनिवर्स से कोई अगर एंजल भी आ जाए या फिर कोई क्या बोले सर, मसीहा जो भी बोलते हैं, ठीक है, कोई भी आ जाए आपको समझा नहीं सकता जब तक आप खुद से समझने का कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, तो सेक्शन 40। अच्छा, अगर पार्टनरशिप या एलएलपी हो तो उसके केस में कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, बुक प्रॉफिट का क्या है, ये सब कुछ एरिया है। एक्सपेंस और पेमेंट नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 40 का ये सब एरिया जानना है। इसके साथ साथ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स, दैट इज 41 का एरिया है। ठीक है, इसके साथ साथ 43B, इसमें सर्टेन डिडक्शंस टू बी अलाउड ओनली इन एक्चुअल पेमेंट, मतलब एक्चुअल में खर्चा करोगे तभी डिडक्शंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, 43B। 43CA, देयर आर सम अदर प्रोविजंस जो 43CA बताता है। 44AB मैंडेटरी ऑडिट के बारे में बताता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 44AB। एंड 44AD प्रिजम्पटिव, मैं आपको लास्ट दिन बोला, कल ही एक क्वेश्चन किया 44AD में। ठीक है, 44ADA उसका ही कनेक्टेड पॉइंट में है। 44AE ये बेसिकली गुड्स व्हीकल बिजनेस के साथ ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस में इसका बड़ा यूज है सर 44AE। तो ये नॉर्मल एरिया है, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ बिजनेस का एक कनेक्टिविटी है। एग्रीकल्चर एंड बिजनेस का कनेक्टिविटी जो बेसिकली आपको कॉम्पोजिट इनकम के नाम पे जाना जाता है। कॉम्पोजिट इनकम क्यों? करते हो एग्रीकल्चर, मतलब करते हो खेती बाड़ी, बट आपको उसमें बिजनेस भी नजर आता है। सर ये कैसा होता है? सर कुछ कॉमर्शियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है, जैसे कि रबर, जैसे कि टी, जैसे कि कॉफी, जैसे कि गन्ना, गन्ना इन द सेंस शुगर केन, ठीक है, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं इक्खू या आख। ठीक है, इक्खू या आख,
ठीक है। तो ये जिस तरह का कुछ प्रोडक्ट्स है इसमें ना कुछ रूल फॉलो होता है, रूल 7, रूल 7A, 7B, रूल 8, ठीक है। इसमें कितना परसेंटेज बिजनेस में काउंट करना है, कितना परसेंटेज आपको एग्रीकल्चरल इनकम लेना है। इन द मीन टाइम जिन लोगों ने एग्रीकल्चर इनकम अभी तक नहीं किया बेसिक से, हो सके तो एक बार कवर करके रखो। हाँ सर बोलो, कुछ बता रहे हो। सर मतलब 7A में 35% पे टैक्स लगेगा या फिर कैसे? हाँ सर, नहीं मतलब बात ऐसा है कि नॉर्मली एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है ना। ऐसे तो मैं ये आगे बताऊंगा डिटेल्स में। जो लोग एग्रीकल्चर इनकम ऑलरेडी मतलब कंप्लीट हम कर, जो भी हाँ हाँ बोलो। मतलब हम लोग जो भी करेंगे उसको मतलब बिजनेस इनकम में 35%, मतलब अगर 100% अगर प्रोडक्शन करते हैं तो उसका 35% बिजनेस में ले लेंगे और 65 एग्रीकल्चर में, हाँ मतलब और अगर फिर तुम 35 हाँ पे टैक्स लगेगा। हाँ सर बात वही है। अगर सिंपल बात यही है, बाकी क्वेश्चंस करा के बाद में समझाऊंगा। अगर तुम 100 रुपीज इनकम करते हो रबर बेच के, ठीक है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि क्या कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर 100 रुपीज कमाओगे तो 35 टका बिजनेस इनकम मानेंगे और 65 टका एग्री मानेंगे एक रबर के केस में। तो जो आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, उसमें नो टैक्स, ठीक है। लेकिन जो आपका बिजनेस इनकम होगा उस अमाउंट पे आपको सरकार के घर में टैक्स, सिंपल। अब बाकी क्वेश्चंस करा के ही ये आगे का चर्चा करूंगा सर। सिमिलरली कॉफी के केस में भी है, सिमिलरली टी के केस पे भी है। शुगर केन का एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंडिचर माइनस करना पड़ता है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। रूल 7 का कॉन्सेप्ट है। या फिर जो लोग ऑलरेडी एग्रीकल्चर इनकम बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, वहां पर भी उनको ये देखने को मिलेगा कि एग्री, मैंने शुगर केन का एक हिसाब वहां पर दिखा के रखा। और एज वेल एज ये जो एग्रीकल्चर के अंदर ये जो परसेंटेज है ना, रूल 7A 7B 8 का, ये वहां पर भी मैंने बता के रखा। जो ऑलरेडी मतलब बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स खुद से कर रहे हो अभी, ठीक है, उनके लिए बोल रहा हूँ, और जो ऑलरेडी कर चुके हो, आई नो दे नो दैट। सर ठीक है, लंबा लिस्ट है। हाँ सर हाँ, लंबा रास्ता है, ठीक है। लंबा रास्ता तय करने के लिए उस माइंड सेटअप होना चाहिए। ठीक है, तो बस अपना माइंड सेटअप बनाओ और ये लंबा रास्ता तय करने के लिए रेडी हो जाओ। सर एडमिसिबल डिडक्शन सेक्शन 30, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा सर? इसमें ये करना पड़ता है कि जब जब डिडक्शन आता है ना सर, मतलब एडमिसिबल डिडक्शन मतलब आप बिजनेस में उसको डिडक्ट कर सकते हो। अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ रेंट, अगर आप रेंट पे करते हो, टैक्स पे करते हो, रेट्स जैसे कि जीएसटी वगैरह, ठीक है, टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर का खर्चा करते हो, नॉट इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर इन नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर के अंदर काउंट नहीं होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरह का एक्सपेंडिचर माना जाता है सर अकाउंट्स में, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस। ये सारा खेल अकाउंट्स के साथ बड़ा कनेक्टेड है। रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब छोटा मोटा खर्चा जो बिजनेस का एक डे टू डे खर्चा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं सिंपल वे में बात कर रहा हूँ, बाकी जिनको डिटेल्स में जानना है रेवेन्यू कैपिटल, वो कैपिटल अकाउंट्स बेसिक्स का लेक्चर जरूर देखेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितना बात हो सकता है। लेकिन फिलहाल इन सिंपल शॉर्ट में समरी में यही है कि रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब जो आपका बिजनेस का डे टू डे खर्चा होता है, जो कैपिटल नेचर का नहीं है। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, साउंड नहीं आ रहा है सर, साउंड नहीं आ रहा है, कौन बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कोई तो कहना चाह रहा है, बोलो बोलो। अच्छा ठीक है, ठीक है चलो सर। तो रेवेन्यू इन नेचर का जो एक्सपेंसेस होता है, रेवेन्यू इन नेचर का जो एक्सपेंसेस होता है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस स्मॉल अमाउंट में होता है कंपेरेटिवली, एंड उसका जो यूज है ना वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है। से फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं कैपिटल नेचर बताऊं ना तो आपको समझ में आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल आपका कोई प्लांट या मशीनरी है, अब प्लांट मशीनरी में आपका प्लांट के अंदर कोई ऐसा क्या बोलेंगे सर, कोई इस तरह का कोई भी पार्ट्स है जो खराब हुआ है, वो पार्ट चेंज कर दोगे ना, पार्ट चेंज कर दोगे तो आपका मशीन का लाइफ जो है वो 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए बढ़ जाएगा। तो ये भी आपका एक खर्चा है कि भाई मशीन खराब हुआ, उसका पार्ट चेंज करना है और उसका लाइफ इंक्रीमेंट हो जाएगा।
इसको रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस बोलेंगे कि कैपिटल नेचर एक्सपेंस बोलेंगे? मानो कि पार्ट्स का दाम 100 टका है, 100 रुपीज, सर रिवेन्यू क्यों रेवेन्यू क्यों? सर कैपिटल है क्योंकि लाइफ स्टाइल मेरा मतलब अमाउंट छोटा देख के तुमने सोच लिया ऐसा, इसीलिए मैं 100 को बोला। सर अमाउंट छोटा बड़ा ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर। अमाउंट 100 का है कि 100 लाख का है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो चीज आप खर्चा कर रहे हो ना, उस खर्चे का बेनिफिट आप कितना दिन तक लेते हो। अगर उसमें एसेट का लाइफ बढ़ता है ना, तो भले ही उसका खर्चा कितना भी कम क्यों ना हो, वो एक्चुअली कैपिटल नेचर का है और वो खर्चा बार बार नहीं होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैपिटल नेचर का खर्चा ना बार बार नहीं होता है, रिकरिंग नहीं होगा। लेकिन जो रेवेन्यू नेचर का होता है वो रिकरिंग होता है। रिकरिंग इन द सेंस वो एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी एक रेगुलर बेसिस में बिजनेस में लगा रहता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी कर रहे हैं सेक्शन 30। अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स नॉट इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एंड इन इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग्स, अगर आप बिल्डिंग यूज करते हो उसका इंश्योरेंस यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इन केस द प्रेमाइसेस आर ऑक्युपाइड बाय द एसएससी एज ए टेनेंट। अगर आप वो बिल्डिंग को एज ए टेनेंट यूज करते हो, द अमाउंट रिपेयर शुड बी अलाउड एज डिडक्शंस। उसको अगर आप खर्चा भी करते हो ना, देखो सर, आप किसी बिल्डिंग पे बिजनेस चलाते हो लेकिन आप उस बिल्डिंग का ओनर नहीं हो, आप उस बिल्डिंग का टेनेंट हो। तो नॉर्मली टेनेंट क्या बिल्डिंग में कुछ खर्चा करता है सर? वो घर का किराएदार होता है, तो बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो किसको बोलते हैं? ओनर को बोलता है। नॉर्मल तौर पे ही होता है ना सर। तो वहीं पर बात देखो सर, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन केस द प्रेमाइसेस आर ऑक्युपाइड बाय द बिजनेस एसएससी एज टेनेंट, द अमाउंट ऑफ रिपेयर शुड बी अलाउड एज डिडक्शंस। मानो बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, आपका एक बिल्डिंग सेटअप है जहां पर आप अपना फैक्ट्री को चलाते हो। ठीक है, मानो ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पर आपका फैक्ट्री है। अब ये फैक्ट्री आपने रेंट पे लेके रखा, तो फिर अगर आपने रेंट पे लेके रखा तो आप कौन हो सर? सर मैं तो टेनेंट निकला। सर अगर आप टेनेंट निकले हो तो फिर अगर आप इसमें कोई रिपेयर का खर्चा करते हो, तो सवाल ये उठता है कि ये रिपेयर का खर्चा को आप अपना बिजनेस का एक्सपेंस शो कर सकते हो? क्वेश्चन इज दैट कि क्या खर्चा किसने किया। सवाल ये उठता है कि सर रिपेयर का खर्चा बिल्डिंग मेरा नहीं है, बिल्डिंग किसी और का है, बट अगर खर्चा एसएससी ने कर दिया, मतलब जिसका बिजनेस उसने कर दिया, would be allowed as deductions। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, only if he has undertaken to bear the cost of repair to the premises। जब कोई बिजनेस के लिए कोई दुकान को लेता है ना भाड़े पे, तो उसका काफी डिप्रिसिएशन चलता रहता है सर। ठीक है, क्योंकि उसमें वो काफी सारा, जैसे अगर मानो हार्डवेयर का काम करता है, किसी वेल्डिंग का काम करता है एग्जाम्पल के लिए, तो बिजनेस बिल्डिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे केसेस में जो बिजनेसमैन है वो बोलता है कि नहीं, मैं ही छोटा मोटा खर्चा उठा लूंगा। ठीक है, ये सब छोटा मोटा खर्चा रिपेयरिंग का कॉस्ट मैं ही बेयर करूंगा। तो अगर ये कंडीशंस है, अगर ये कंडीशंस है, तो आपको बिजनेस खर्चा के हिसाब से ये शो करने का पूरा राइट है। सेक्शन 30 इसी मुद्दे पे बात करता है। इवन बिल्डिंग का अगर आप इंश्योरेंस भी करते हो जो बिजनेस एंड प्रोफेशंस के लिए है, उसे भी आप अपना बिजनेस का एक्सपेंस के तौर पे शो कर सकते हो, मतलब डिडक्शन, एडमिसिबल डिडक्शंस के तौर पे शो कर सकते हो। बोलो सर, ये है सेक्शन 30। ठीक है, इस तरह से सेक्शन 31 क्या बताता है सर? अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ करेंट रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस। सेम नेचर का ही है। अमाउंट पेड ऑन अकाउंट फॉर करेंट रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरीज, प्लांट एंड फर्नीचर। यहाँ पर बिल्डिंग बोला था, यहाँ पर प्लांट मशीनरी का इंश्योरेंस के बारे में भी बोल दिया, जो बीपी के पर्पस में आप खर्चा करते हो। ये सेक्शन 31 पे इसके लिए अलग से बता दो। ठीक है सर। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक है डिप्रिसिएशन। बिजनेस में डिप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा चीज है, और डिप्रिसिएशन को लेके जब हम लोग क्वेश्चंस भी करते हैं, इसको लेके ना अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ, मतलब अकाउंटेंट वर्सेस इनकम टैक्स लड़ाई चलता है। अकाउंटेंट ने मानो डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया एसएलएम में। आप लोग डिप्रिसिएशन चैप्टर सभी को ही किए हो सर,
अगर स्कूल लेवल में 11 12 पढ़े हो, फाउंडेशन पढ़े हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग इवन कॉलेज लेवल में भी जो लोग पढ़ा हुआ या पढ़ रहा है, ठीक है, आप लोग वहां पर भी डिप्रिसिएशन पढ़े हो। दो मेन टॉपिक है, एक एसएलएम का टॉपिक और एक डब्ल्यूडीबी का। मानो अकाउंटेंट ने एसएलएम के बेसिस में डिप्रिसिएशन चार्ज किया किसी प्लांट में या मशीनरीज पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि नहीं हम लोग एसएलएम नहीं डब्ल्यूडीबी माने। तो ये इनके बीच में ना बड़ा झगड़ा है। जो भी हो, बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं कि इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं? हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। तो इनकम टैक्स जैसा बोलेगा हमें वैसा फॉलो करना है। नहीं हम अकाउंटेंसी में ये पढ़े हैं, ये किए हैं, सर आप अपना जो भी लॉजिक है वो अकाउंट के सब्जेक्ट में दिखा दीजिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना हिसाब अपने हिसाब से बता देगा। सर आगे बात करते हैं। अब डिप्रिसिएशन, ये इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचो। मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराता हूँ आपको डिप्रिसिएशन रिलेटेड, तो आपको थोड़ा सा और हेल्प हो जाएगा। ऐसे कल भी मैंने करवाया था, आज भी फिर से करवा देता हूँ, लेकिन पहले डिप्रिसिएशन को अच्छे से समझो सर। सेक्शन 32 हमें डिप्रिसिएशन के बारे में बात करता है। कहता है कि सर डिप्रिसिएशन इज मैंडेटरीली अलाउएबल एज डिडक्शन। अब तो सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा सर डिप्रिसिएशन है क्या। सर ऐसे बड़ा सिंपल एग्जांपल है डिप्रिसिएशन। से फॉर एग्जांपल अगर आज मैं सब आप लोगों को पूछूं कि सर आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, सबके पास है, क्या आपका मोबाइल आपके लिए एसेट है? अरे सर जान से भी प्यारा है सबका। हाँ सर, मतलब जान ले लो पर मोबाइल मत लो, ऐसा है आज के डेट में लोगों का। मतलब उसमें ऐसा, मतलब मैं तो एक चीज ऑब्जर्व किया कभी कभी कि हम लोग एक इंसान दूसरे इंसान से बात नहीं करते बट मोबाइल को हाथ से कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। मतलब इस तरह का सिचुएशन हो गया, इंसान इंसान का हाथ छोड़ देगा बट इंसान मोबाइल का हाथ नहीं छोड़ेगा। तो सोचो कितना गहरा एसेट है ये। हाँ सर, सर क्या बात करते हो? हाँ सर, कभी ऑब्जर्व करके देखना कि हम लोग कितना मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। सो वट एवर, कई बार तो ऐसे होते हैं कि कुछ काम नहीं है फिर भी हाथ में मोबाइल लेके घटर घटर करते रहते हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है, ऐसे ही, ठीक है। काम के टाइम पे मोबाइल में हाथ तो नहीं, काम को छोड़ के भी हम लोग सारा दिन चिपक के रहते हैं। सो मोबाइल एसेट, ठीक है। अब मोबाइल जो मानो किसी ने 30,000 में एक मोबाइल लिया था, 30,000 कौन सा मोबाइल का दाम होगा सर? वन प्लस का दाम मोस्ट प्रोबेबली, हाँ, या फिर सैमसंग का भी बहुत सारे हैं, ओप्पो वीवो का भी आई थिंक होगा, ठीक है, आप वन प्लस ले लेते हैं। अब मानो वन प्लस का एक मोबाइल आपने 30,000 में लिया था 1 ईयर बैक। नाउ टेल मी कि अगर एक साल पहले 30,000 का वन प्लस का मोबाइल आज क्या रेट में दाम मतलब आज भी क्या 30,000 में आप किसी को सेल कर पाओगे सर आफ्टर 1 ईयर यूज? प्लीज टेल मी सर, बोलो। 30,000 का वन प्लस का फोन एक साल पहले लिया था, एक साल बाद क्या सेम दाम पे मार्केट में सेल कर पाओगे? कितने में कर पाओगे? मैक्स मैक्स टू मैक्स बोलो ना सर, बोलो आप लोग का आइडिया शेयर करो थोड़ा मुझे। 20,000, 20,000, 15,000। नॉर्मली ये सब चीज पे 50% डिप्रिसिएशन रेट होता ही है सर, 40 to 50%। चलो मैं मान के चलता हूँ। हाँ बोलो सर। ऐसा लास्ट टाइम मेरे साथ एक केस हुआ है। लाइक मेरा जब प्रीवियस फोन जो खराब हो गया ना, तो हाँ। मैंने रियलमी का एक फोन लिया था जिसका मुझे कॉस्ट 18,000 का पड़ गया था, लेकिन उसमें कुछ इनबिल्ट इश्यूज के वजह से, एक्सचेंज पॉलिसी तो नहीं था लेकिन इनबिल्ट इश्यूज के वजह से मुझे वो फिर हम रख नहीं पा रहा था ना, तो सिर्फ 4 दिन होके मैंने उसे कैशिफाई बोल करके एक ऐप है जहाँ पे लाइक रियलमी ही वापस अपना फोन ले लेगा, लेकिन उसका डिप्रिशिएबल जो अमाउंट था ना वो 18,000 से डायरेक्ट 6,000 डिडक्ट हो गया और 4 दिन में। 18,000, हाँ 18,000 से 6,000 मतलब 12,000 का डिप्रिसिएशन। नहीं 12,000 का अमाउंट मुझे मिला, सेल वैल्यू 6,000 डिप्रिशिएट अच्छा, हो गया। आपने 12,000, अच्छा 12,000 आपको मिला, यस सर। डिप्रिसिएशन अमाउंट 6,000। चलो एकदम हाथों हाथ समझ में आ रहा है कि जैसे ही फोन कंपनी के घर मतलब घर से कस्टमर के हाथ में आता है तब से डिप्रिसिएशन चालू हो जाता है, बाय द यूज हो ना हो ऐसा हो गया। यस सर, टेक्नोलॉजिकल गुड्स पे ये प्रॉब्लम बहुत है।
सो द पॉइंट इज दैट ये जो 6000 का खर्चा जिससे ज्योति ने मुझे बताया, वेरी गुड ज्योति, थैंक यू। ये सब रियल लाइफ एग्जाम्पल ना समझने में बड़ा हेल्प करता है। सो 18,000 से 6,000 चला गया, 12,000 को मुझे सेल प्राइस मिला, तो ये बीच का 6,000 क्या है? क्या ज्योति के पॉकेट से निकला था ये 6,000? हाँ ज्योति, क्या तुमने 6,000 किसी को दिया था अपने जेब से? नो सर। तो इसको हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में भी बोलते हैं सर नॉन कैश एक्सपेंसेस, है ना। नॉन कैश मतलब खर्चा तो है पर एक्सपेंस नहीं, मतलब कैश नहीं निकलता है, इट्स एन एक्सपेंस। तो ये बेसिकली क्यों होता है सर? ड्यू टू नेचुरल वेयर एंड टियर, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड वैराइटीज ऑफ रीजंस है। बेसिकली मार्केट में इससे बेहतर मिल जाएगा और हम तुमसे क्यों लेंगे, दुकानदार से ले लेंगे, है ना। तो ये एक मार्केट प्रैक्टिस है और ये सिचुएशन देखा जाता है, भले ही वो कितना भी न्यू कंडीशंस में क्यों ना हो। हाँ, और समय के साथ साथ तो हर एसेट का वैल्यू नॉर्मली गिरता है, एक्सेप्ट देयर इज एन एक्सेप्शन, लैंड इज आल्सो एसेट, बट लैंड का वैल्यू बढ़ता है स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया। हाँ सर, ऐसे तो हर कंट्री में लैंड का वैल्यू बढ़ता है सर, बट देयर मे बी सम कंट्रीज जहाँ पर पॉपुलेशन से ड्यू टू लैग होता है, तो वहाँ पर जमीन में उतना ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं है। डिप्रिसिएशन का ऑपोजिट क्या होता है बोलो तो एप्रिसिएशन, जिसपे वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। तो लैंड इज ऑल्सो एसेट, बट लैंड के केस में डिप्रिसिएशन नहीं, एप्रिसिएशन होता है, क्योंकि इंडिया जैसा कंट्री में जितना बढ़ती आबादी है और जितना जमीन जितना कम हो रहा है और उस जमीन को चेज करने के पीछे इतना ज्यादा लोग भाग रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लैंड का प्राइस बढ़ जाता है। बट बाकी एसेट के केस में ऐसा नहीं है। तो बाकी एसेट के केस में आप ऐसे सोच सकते हो कि वो डिप्रिशिएटिंग होता है। क्या हर केस में लैंड अप्रिशिएट होता है? यस, नॉर्मल केस में लैंड अप्रिशिएट होता है, बट देयर में बी ए चांसेस कि जब लैंड का भी डिप्रिसिएशन हो, अगर उस लैंड पे से फॉर एग्जांपल माइनिंग वाला लैंड हो, ठीक है, जहां पर माइनिंग वगैरह होता है, तो उसका अलग प्रॉब्लम है। अब उस उतना गहराई में नहीं जाते, गहराई में जाने को बोलो तो बहुत सारा गहराई है, अब इतना गहराई में जाके वो वापस नहीं आ पाए, छोड़ो। तो बात ऐसे है कि सर डेप्रिसिएशन क्या चीज है, ये मैंने थोड़ा उसको समझाने का कोशिश किया जिनको नहीं पता था कि सर पता तो सबको था पर क्यों बताया। पता सबको होता है पर जब पूछो तो जवाब नहीं मिलता। डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरीली अलाउएबल एज डिडक्शन। अब ये जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ये हमें बिजनेस में अलाउ करने का मौका मिलता है कि हम इसको अपना खर्चा दिखा सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। अगर आप किसी भी बिजनेस का अकाउंट्स को उठा के देख लो, किसी भी बिजनेस का अकाउंट्स उठा के देख लो, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के लिए एक फटाफट एक शॉर्टकट अकाउंट्स चेक करते हैं, क्या हमें वहां पर देखने को मिलेगा कि फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स पे आया और यहाँ पर मैं आपको जस्ट इनकम स्टेटमेंट में जाना है मुझे, फोरकास्ट इनकम, ठीक है। अब ये देखो ये अकाउंट्स में क्या कर रहा है, रेवेन्यू दिखाया और यहाँ पर रॉ मटेरियल, पावर फ्यूल, एम्प्लॉय कॉस्ट, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, एंड उसके बाद ये देखो सर, दिखाई दे रहा है सर, रिलायंस ने भी अपने एसेट्स पे डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन, ठीक है सर। डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे लगाया जाता है और एमोर्टाइजेशन नॉर्मली इंटेंजिबल्स पे लगाया जाता है। इंटेंजिबल्स इन द सेंस, इंटेंजिबल इन द सेंस लाइक, बोलो सर। गुडविल पेटेंट्स एগুলো। थैंक यू सर। कंपनी अपने गुडविल, जिस एसेट का गुडविल कम हो गया है, कंपनी का फार्मूला एक जमाने में बड़ा टॉप क्लास था, अभी वो फार्मूला उतना काम नहीं करता। पेटेंट जो कंपनी के पास है, जो फार्मूला है कंपनी के पास, जो कॉपीराइट है, ठीक है, ये इस तरह का जो भी चीजें हैं जो समय के साथ साथ वैल्यू कम होता है उसको अमोर्टाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये कंपनी एकदम बिल्कुल एक अलाउबल खर्चा है कंपनी हर बिजनेस के। तो वही बात यहाँ पर सेक्शन 32 इनकम टैक्स में भी वही बात करता है, लेकिन साथ में और भी कुछ कंडीशंस बताता है सर, साथ में कुछ कंडीशंस बताता है। एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जिस एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो बिजनेस के लिए ही होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब अगर 22-23 में डिप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हो तो 21-22 में एसेट में कितना डिप्रिसिएशन लगाया हो वही क्लेम कर सकते हो। साथ में और भी कुछ बताता है, इफ द एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, अगर आप एसेट 180 दिन से कम दिन के लिए यूज करते हो तो ऐसे केसेस में आप डिप्रिसिएशन वैल्यू ओवरऑल जितना डिप्रिसिएशन होगा उसका 50% में चार्ज करें।
ठीक है, मतलब अगर कहने का मतलब है कि अगर मानो डिप्रिसिएशन रेट 15% है और अगर यूज एसेट का आधा साल ही हुआ है 180 डेज, ठीक है, तो 15 का जो डिप्रिसिएशन रेट होगा वो 7.5% भी होगा। तो एसेट शुड बी ओन्ड बाय द एसएससी। अच्छा, क्या कंप्लीट ओन होना जरूरी है? नहीं सर, पार्टली ओन होने से भी चलेगा, मतलब शेयरिंग में है, ठीक है, पार्टली ओन, लीज पे लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लीज पे, ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी आप डिप्रिसिएशन को ले सकते हैं। नॉर्मली ओन होना चाहिए या तो होलली या तो पार्ट। किसका? सर जो इनकम टैक्स जिसका कैलकुलेशन चल रहा है उसका एसेट होना चाहिए। सर डिप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट एट द प्रिस्क्राइब रेट। रेट का चार्ट मैंने लास्ट दिन दिखाया, मतलब यस्टरडे वाले क्लास में। आज और मैं रेट चार्ट बताऊं नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एसेट ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट्स, ध्यान से सुनना, प्रिस्क्राइब रेट तो बताया, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एसेट्स ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट्स इन रिस्पेक्ट टू व्हिच डिप्रिसिएशन हैज टू बी कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। पावर जनरेटिंग यूनिट क्या होता है जानते हो सर? पावर जनरेटिंग यूनिट सर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनता है, जैसे एक एग्जांपल पे मैं आपको कंपनी का नाम बताता हूँ, एनटीपीसी, नाम सुने हो? ये सरकारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, और वो गवर्नमेंट है, ठीक है। सर अगर आप इसका फाइनेंशियल्स में जाओगे, इनकम में जाओगे और इनका डिप्रिसिएशन देखोगे, आप देख सकते हो, सो ह्यूज अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन होता है इनका, लेकिन इनका डिप्रिसिएशन कॉस्ट के बेसिस पे मेंशन किया जाता है। वैसे मैं आपको आसपास में एक पावर जनरेटिंग यूनिट का एग्जांपल दिखा सकता हूँ, एटीपीपी, कोलाघाट थर्मल पावर प्लांट, ये भी एनटीपीसी का ही एक सेगमेंट है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, कभी अगर कोलकाता से ज्यादा नहीं सर 70-80 किलोमीटर दूरी में है हाईवे से, अगर आप बॉम्बे रोड पकड़ के जाते हो तो आपको ये केटीपीपी दिख जाएगा, कोलाघाट थर्मल पावर प्लांट। सर क्या देखना है? सर कुछ नहीं, ठीक है, मैं आपको पावर जनरेटिंग यूनिट के एग्जाम्पल के लिए बताया कि जहाँ पावर जनरेशन होता है, जैसे यहाँ पर 6 यूनिट है या पावर जनरेट होकर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। जैसे हम आप जैसे लोग घर पे बैठ कर जो भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पर प्लांट है बोल के, अदरवाइज नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये सब पावर जनरेटिंग यूनिट्स है, और आप ये समझो कि ऐसे पावर जनरेटिंग यूनिट में हाई लेवल ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, हाई लेवल ऑफ डेप्रिसिएशन। इवन एडिशनल डेप्रिसिएशन भी एक्स्ट्रा 20% चार्ज करने का मौका इनको दिया जाता है, बिकॉज यहाँ पर कोल डाला जाता है और उस कोल के बेसिस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन तार के थ्रू से इसको पूरा, मतलब वेस्ट बंगाल, इवन वेस्ट बंगाल के बाहर भी, वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री कम है ना सर, तो इसलिए क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं किया जा सकता, अभी भी ऐसे टेक्नोलॉजी हमारे देश में तो नहीं आया है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर किया जाए। नॉर्मली कहा जाता है, जो स्टेटिस्टिक्स है, कि वेस्ट बंगाल में पावर जनरेशन जरूरत से ज्यादा होता है, और क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण इलेक्ट्रिसिटी दूसरे स्टेट को भी बेचा जाता है, लाइक झारखंड को, उड़ीसा को दिया जाता है। ठीक है सर, तो पावर जनरेटिंग यूनिट्स के केस में उसका कॉस्ट के बेसिस में कैलकुलेट किया जाता है। बाकी ब्लॉक ऑफ एसेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 क्या है, मैंने लास्ट दिन दिखा दिया, एक बार प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। उसको भी टेंजिबल एसेट, जिसमें बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इंटेंजिबल्स में नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, सभी चीजें काउंट किया जाता है, और इसमें अलग अलग रेट चार्ट भी दिया हुआ है, ठीक है, मिनिमम 15%, 40%, ठीक है, 10%, अलग अलग रेट है सर। अच्छा, ये WDV कैलकुलेट करने का एक तरीका है, ये आपको क्वेश्चन के थ्रू से दिखा दूंगा, जरूरी नहीं है फॉर्मेट याद रखने का, क्वेश्चन करोगे ऐसे ही फॉर्मेट याद हो जाएगा। सर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A के अंदर एडिशनल डिप्रिसिएशन के बारे में बोला गया है। At the rate of 20% of the actual cost of plant and machinery acquired and installed after 31st March 2005। सर डेट को थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि ना गवर्नमेंट कब से कौन सा रूल चालू किया है, इससे भी डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। नॉर्मली आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर सकता, लेकिन अगर कभी कभार इंस्टीट्यूट को लगे कि भाई इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा झमेला में डालना है, तो वो कर सकता है, ठीक है। इसीलिए डेट के साथ मजाक नहीं कि कौन सा डेट क्या बोला है, आपको याद रखना पड़ेगा।
टैक्स कॉम्प्लेक्स नहीं है सर, और टैक्स में जो एक बात के लिए हजारों बात कहता है ना, ठीक है, तो वही थोड़ा टैक्स को कॉम्प्लेक्स बना देता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड, मतलब खरीदा है या इंस्टॉल किया है 31 मार्च 2005 के बाद बाय एन एसएससी। सर कौन सा बिजनेस में रहने से आपको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलेगा? सर engaged in the business of manufacture or production of any article or thing, or in the business of generation, transmission or distribution of power। बात को समझे? जैसे मैं आपको पावर जनरेटिंग के कंपनी का एग्जांपल दिया, सर क्या आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बारे में बात कर सकते हो? एक कंपनी है उसका नाम है अदानी ट्रांसमिशन, गजब का एग्जांपल है ये, काफी बिजनेस भी दिया है रिसेंटली, गुजरात, मुंबई एंड ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ये एरिया में अदानी ट्रांसमिशन का बिजनेस बड़ा गजब का चलता है, ठीक है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करता है, ठीक है, ट्रांसमिशन नाम ही है, नाम से पता चल रहा है आपको कि ये बेसिकली ट्रांसमिशन का काम करता है, ठीक है। सर एग्जांपल इसलिए दे देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे एग्जाम्पल सिर्फ किताब में है, नहीं सर, एग्जाम्पल किताब में नहीं है, एग्जाम्पल एक्चुअली रियल वर्ल्ड में है। हमें एग्जाम्पल के थ्रू से रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, और कोई इरादा नहीं है सर। तो फिर आप समझ गए सर, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, मतलब अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जैसे कल एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था मिस्टर शिवम वाला, उसमें मिस्टर शिवम एक रिटेलर था सर, एक रिटेल ट्रेडर था। तो ट्रेडर ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा होगा, ट्रेडर तो क्या करता है, ट्रेडर खरीदता है और बेचता है। ट्रेडर का काम होता है बाई करना, सेल करना, होलसेल मार्केट से बाई करता है, रिटेल मार्केट में बेचता है, नॉर्मल ट्रेडर का यही एक्टिविटी होता है। तो ट्रेडर भी बिजनेस करता है, मैन्युफैक्चरर भी बिजनेस करता है, बट ये एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन ट्रेडर को नहीं मिलेगा, मैन्युफैक्चरर को मिलेगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरर ऐसा जो भी मशीन यूज करता है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग में पावर यूज होता है, उसमें काफी अलग तरीके का सिस्टम यूज होता है जिसमें डिप्रिसिएशन होता है सर, ठीक है, एसेट का, और इसीलिए एक्स्ट्रा 20% डिप्रिसिएशन मिलने का चांसेस है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के टाइम पे आपको पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि भाई मैं कौन सा बिजनेस का हिसाब किताब करने जा रहा हूँ और क्या इसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज हो सकता है कि नहीं, ठीक है सर। आदत हो जाएगा सर, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, साथ में अगर वो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का बात हो जाए तो आप समझ लो, ठीक है। ये प्लांट एंड मशीनरी इज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन फॉर लेस देन 180 डेज, पॉइंट टू बी नोटेड सर। अगर 180 दिन के कम टाइम के लिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर 180 दिन के कम टाइम के लिए यूज करते हो, पहले ही बोला, तो उस केस में डिप्रिसिएशन रेट क्या हो जाएगा, 50% में लो हो जाएगा। नॉर्मल एडिशनल डिप्रिसिएशन 20% रेट में चलता है। अगर एसेट 6 महीने से कम यूज हो रहा है, मतलब 180 डेज देखिएगा, महीना नहीं, ठीक है, 180 डेज से कम यूज हो रहा है सर। अगर कहीं पर 180 डेज बोला नहीं तो क्या काउंट करना पड़ेगा? हाँ सर, इंस्टॉलेशन डेट से लेके ईयर एंड तक काउंट करना पड़ेगा सर। इसमें क्या जनवरी फरवरी का डेट याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल सर, ठीक है। जनवरी फरवरी में ये चीज तो आपको बार बार, जो लोग रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर करोगे ना, तब भी बहुत जरूरी है हिसाब, भाई कौन सा मंथ कितने दिन का होता है, ठीक है, लीप ईयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिली सिली मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, भाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कि भाई हम लोग लीप ईयर में है कि नहीं है, कौन से मंथ में कितना डेट होता है, इसका हिसाब आपको आना चाहिए। नहीं तो अगर 180 दिन का हिसाब किताब करना हो, आप गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। सो ऐसा सिली मिस्टेक ना करें, ठीक है, इसीलिए बोल दे रहा हूँ। अच्छा, in which it is acquired, additional depreciation will get restricted to 10% of the actual cost। अच्छा सर, अगर बैलेंस बाकी 10%, बाकी बाद में तो यूज होगा, तो बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट विल बी अलाउड इन द इमीडिएटली सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट ईयर में आपको अलाउ कर दिया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। अच्छा सर, सर कुछ हाँ बोलो सर। ये जो कैरी फॉरवर्ड वाला पॉइंट आपने बोला, तो क्या फिर
इमीडिएट जो सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर होगा उसमें क्या 30% का एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? सर वो देखना पड़ेगा कि एसेट का क्या हिसाब है, मतलब अगर वो पूरा साल फिर से यूज होगा तो उसमें फिर से 20% आ जाएगा। हाँ आप ऐसे बोल सकते हो। और लास्ट ईयर का जो 10% है उसको एवरेज कर लिया जाएगा, उसको एवरेज कर लिया जाएगा। यूज कितना दिन हो रहा है कि अगर मानो नेक्स्ट ईयर पूरा यूज होगा तो उस पर 20% तो आएगा ही, ठीक है ना। लेकिन अगर मानो कि आप बोलोगे सर लास्ट ईयर का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो मैक्सिमम मानो कि 6 मंथ से कम टाइम का यूज हुआ है तो जितना बैलेंस रहेगा वो बैलेंस अमाउंट क्वेश्चन में बताएंगे सर। ये ऐसे बताना थोड़ा मुश्किल है। अभी दो रुक जाओ, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 30% एग्जैक्टली ऑलवेज नहीं होगा, वो प्रोपोर्शनेटली चार्ज किया जाता है कि भाई कितना दिन यूज हो रहा है उसका कितना परसेंटेज हो रहा है, प्रोपोर्शनेट वे में चार्ज करेंगे। रुक जाओ सर, क्वेश्चंस में बताएंगे। अच्छा कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स आता है, देखो सर। एडिशनल डेप्रिसिएशन विल नॉट बी अलाउड ऑन द फॉलोइंग प्लांट एंड मशीनरी। कई बार हमें लगता है क्वेश्चन में, कई बार ना ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस पूछते हैं सर, ठीक है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चंस में मतलब मैथ नहीं करना है लेकिन आपको सब्जेक्टिव सवाल कर दिया, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें तो एडिशनल लग जाएगा बट इसमें नहीं लगना है सर। जैसे शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ऑफिस अप्लायंसेस, machinery previously used by any other person, that means second hand machine. Machinery installed in any office premises, residential accommodation or guest house. Machinery in respect of which the whole or the actual cost is fully allowed as deductions, whether by way of depreciation or otherwise of any one previous year. इस मशीनरी का पूरा कॉस्ट आपको डिडक्शंस के तौर पे किसी पर्टिकुलर ईयर में मिलेगा, तो उसमें आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर मशीन का कॉस्ट ही आपको डिडक्ट करने का मिल जाता है तो फिर उसमें डिडक्शंस क्यों नहीं? मतलब अगर मशीन का कॉस्ट 1 लाख है और अगर 1 लाख ही आपको डिडक्शंस का मौका मिल जाए तो फिर डिप्रिसिएशन और कहाँ से आएगा? ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कब कब आपको डिप्रिसिएशन सॉरी एडिशनल डिप्रिसिएशन यूज नहीं करना। ठीक है जी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें था मैं आपको बताया। सर सेक्शन 35 एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। सर रुक जाओ थोड़ा, साइंटिफिक रिसर्च बताने से पहले डिप्रिसिएशन रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन कर, मेरे हिसाब से थोड़ा डिप्रिसिएशन रिलेटेड क्वेश्चंस होने से सुविधा रहेगा। सर क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन में? थोड़ा बताइएगा मुझे। इजी क्वेश्चन है, क्रिटिकल नहीं है सर, मुझे बताइए। मिस्टर एक्स एक प्रॉपरेटर है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ कनेक्टेड है। पता ही चल रहा है सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ कनेक्टेड होगा तो डिप्रिसिएशन तो आना ही आना है। देखना ही है कि एडिशनल आएगा कि नहीं आएगा। सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी as on 1st April 2022, that is WTB as on 31st May 2022 after reducing depreciation for previous year 21-22, 30 lakh का। New plant and machinery purchased and put to use on 8th June 2022। ध्यान से देखो सर, ठीक है, आपने एक न्यू प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदा जिसको आपने कब पुट टू यूज किया उसका डेट भी आपको बताया और जिसका वैल्यू भी आपको दे के रखा। और क्या बोला सर नंबर 3 पॉइंट में देखो, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 15th of December 2022, 8 लाख का। कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस ऑन 2/1/2023, 3 लाख। ये है सिंपल हिसाब किताब। नाउ दे आस्क यू, बड़ा सिंपल बात है, देखो सर प्रोफेशनल होने के लिए ना बुद्धिमान होने का जरूरत नहीं है, थोड़ा मेहनती और पेशेंसफुल होने का जरूरत है। मैं सबको बोलता हूँ बट कोई समझने का कोशिश ही नहीं करता। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एंड एडिशनल डिप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। Assume that all the assets were purchased by way of account be check। ये रहा क्वेश्चन, बोलो सर क्या किया जाए?
छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, सॉल्व किया जाए या नहीं? कौन से एसेट पे कितना मुझे डिप्रिसिएशन देना है, सवाल ही है। डिप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा? चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो सर, एसेट को देखो और सॉल्व करो। क्या एसेट था? बोलो, ये 30 लाख का एसेट का क्या करें? हाँ सर, बोलो बोलो, जो भी समझ में 30 लाख वाले एसेट का क्या करें? इसका ओपनिंग बैलेंस को पहले लिखे, ठीक है। फिर इसको ना हम लोग थोड़ा पार्ट बाय पार्ट करते हैं, ठीक है। गड़बड़ ना करके पार्ट बाय पार्ट करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। एक काम करो, हेडिंग कर दो। किसी का अनम्यूट है क्या? कुछ कहना हो तो कहो, और नहीं तो म्यूट कर दो। कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, पूरा नहीं लिखा सर, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। एंड एडिशनल डिप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 21-22। यह सवाल, ठीक है। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे आप यह बताओ। सर 8,70,000 क्या सर? बोलो। 8,70,000 8,70,000, 8,70,000 क्या है सर? सब मशीनरी का डिप्रिसिएशन। टोटल डिप्रिसिएशन बोल रहा है? यस किस चीज का? प्लांट का, एक कंप्यूटर का? एक चीज यहाँ पर ध्यान देखो सर, और ब्लॉक जो प्लांट है ना, प्लांट मतलब यहाँ पर ना बेसिकली दो तरह का, दो ब्लॉक का एसेट्स है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है सर, सबसे पहले ना आपको ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना चाहिए, जो मैंने आपको कल भी करवाया था। ब्लॉक क्या होता है? सिमिलर काइंड ऑफ एसेट्स अगर रहेगा तो उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर देना। 8,00,000 पे 15% लगा। हाँ, एक में 15% लगाएंगे, और एक एसेट्स है, ये देखो सर, ब्लॉक ऑफ एसेट्स मैंने कल बताया ना, प्लांट मशीनरी में भी 4 ब्लॉक है, बट हमारे यहाँ पर एक ही ब्लॉक में काम हो जाएगा, ठीक है। और देयर इज अनदर काइंड ऑफ एसेट्स जिसको हम लोग क्या नाम से बता सकते हैं सर? कंप्यूटर, ब्लॉक 11, ये भी प्लांट मशीनरी के अंदर ही आता है। प्लांट मशीनरी में ब्लॉक 11 में देखो, कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें 40% का रेट है। और प्लांट मशीनरी पे अगर कोई स्पेशल पॉइंट नहीं बोला है तो जनरल रेट है 15% का, यही है ना? अब इसी को यूज करना है सर, अब इसी को यूज करके ये प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे समझने का कोशिश करो। तो पहले तो ब्लॉक ऑफ एसिड को आइडेंटिफाई करो। एक सेकेंड, थोड़ा सा ना एक छोटा सा फॉर्मेट बनाओ। वैसे सर टैक्स में ना कोई प्रॉपर फॉर्मेट ऐसे होता नहीं, ठीक है। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते जैसे अकाउंटेंसी में होता है ना, फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, वो एज पर रूल्स है। बट टैक्स जैसे पेपर में, जीएसटी जैसे पेपर में, यहाँ पे ना फॉर्मेट कोई चीज होता नहीं है, बट आप ऐसे जवाब दो ताकि अगला को समझ में आए। तब अपने मन से कैसे भी करके सॉल्व करके आ गए और अगला को समझ में ही नहीं आया एग्जामिनर को, तो ये तो कोई मतलब नहीं है। तो सर हमने पता है ना सर, दो तरह का डिप्रिसिएशन है, एक नॉर्मल है और एक एडिशनल है। तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन एसेट को देखिए पहले। 30 लाख का एसेट्स है, ठीक है, 30 लाख। फिर न्यू प्लांट खरीदा गया है 20 लाख का। फिर न्यू प्लांट एक्वायर किया गया है 15-12 को 8 लाख का। और कंप्यूटर है 3 लाख का। कंप्यूटर को छोड़ते हैं, बाकी तीनों को देखते हैं, ठीक है। बाकी तीनों को देखते हैं। तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन, एक काम कर देते हैं,
सर रेट तो 15% होगा पहले वाला का, ये तो समझ में आ ही रहा है, बट सवाल इज दैट 50% ऑन रुपीज कितने में लगाएंगे? फिर इसमें पहले ना आप वर्किंग नोट बोल के लिखो, वर्किंग नोट 1, ठीक है। अब चलो वर्किंग सर को 30 लाख और 20 30 लाख और 20 लाख, हाँ सर वेरी गुड, 30 लाख और 20 लाख। तो एक काम करें ना, और वर्किंग नोट में इस 30 लाख 20 लाख का हिसाब को एक बार देख लेते हैं। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, लेकिन ताकि आप लोग धीरे धीरे समझो मैटर को, आगे जाके अपना स्पीड बढ़ा लीजिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। इसमें अगेन एक पर्टिकुलर दे दो, प्लांट मशीनरी दे दो, और कंप्यूटर को भी रख दो। ओपनिंग बैलेंस कितना था एज ऑन, कब का ओपनिंग बैलेंस है सर? 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022। इसमें आपका ओपनिंग बैलेंस था 30 लाख का, तो आप प्लांट मशीनरी में 30 लाख नोट कर दिया। सर एक न्यू मशीन आपने खरीदा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 8 जून 2022। सर 8 जून को आपने इसको पुट टू यूज किया, ध्यान रखिएगा सर, कोई 180 दिन का खेल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड on 8th June 2022, 20 लाख का। अब देखना ये है सर, फिर से हम लोगों ने न्यू प्लांट खरीदा, उसको हम लोग 15 दिसंबर 2022 को पुट टू यूज किया। तो हम लोग अगेन लिखेंगे प्लांट मशीनरी, क्या बोलेंगे इसको, परचेज या एक्वार्ड, जो भी लिखो, परचेज्ड ऑन 15th ऑफ, जिसको एक्वार्ड लिख लो, किसी का था एक्वायर कर लिया। परचेज और एक्वायर में क्या फर्क है? जब किसी दूसरे का चीज हम ले लेते हैं ना, तो उसे एक्वायर कहते हैं, अपने अधिकार में लेना, वर्ड ही लिखते हैं। 15, 12, 22, 8 लाख का, 8 लाख का है सर। और कुछ सर, एक कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ है, कब हुआ है सर? कब हुआ है बोला सर? देख लेता हूँ। 2/1/23, 2/1/23। ये कंप्यूटर आया है 3 लाख का, ठीक है। ये एक जरूरी चीज था, हम लोगों ने इसको देख लिया। तो इसमें क्या हुआ, प्लांट मशीनरी का जो टोटल अमाउंट दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे WDV एज ऑन 31 मार्च 2023, ठीक है। इसमें मेरे पास जो एसेट दिख रहा है ये 58 लाख का मशीनरी है, और हमारे पास 3 लाख का कंप्यूटर, ये तो दिखा। अब आगे देखना है, अब आगे देखना है, ये वर्किंग नोट का पार्ट 1 था। अब इसका एक पार्ट 2 बना है। मतलब कौन सा एसेट कितने दिन के लिए, प्लांट मशीनरी पुट टू यूज फॉर 180 डेज, मतलब ऐसे लिख सकते हो, ग्रेटर देन 180 डेज। बोलो तो सर। 50 लाख सर, 30 प्लस 20। 30 लाख का एसेट भी 180 से ज्यादा है, और ये 8 जून वाला एसेट भी क्या 180 से ज्यादा है? ये सर 290 कितना दिन हो गए? 290 292, बहुत दिन हो गया। मतलब
जुलाई 296, काफी ज्यादा है, दिख ही रहा है सर। कैसे? देखो उधर जून का कितने दिन में जून होता है? 30 डेज में जून होता है। 30 से अगर आप 8 भी हटा दो तो उधर 22 दिन। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने से ज्यादा तो वहीं पर हो जाता है, जरूरत भी नहीं है देखने का। सो 180 दिन से ज्यादा यूज होने वाला एसेट जो है दैट इज आपका 30 लाख, जो हमारा WDV था, प्लस 20 लाख जो हमने परचेज किया था ऑन 8 जून 2022। ठीक है, तो कुल मिला के 50 लाख का एसेट है, 50 लाख का एसेट है जिसको मैंने 180 दिन से ज्यादा दिन तक यूज किया। और प्लांट मशीनरी लेस देन 180 डेज का जो हिसाब है ये दिख रहा है सर, दिसंबर में जो मैंने लिया है ना, जो एसेट हमने दिसंबर में लिया दैट इज 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर मतलब दिसंबर में कितना दिन? 16 दिन। दिसंबर में, दिसंबर का 16। बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? किसी का अनम्यूट है, बड़ा आवाज आ रहा है मैडम से, बोलो। कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो म्यूट करो। अच्छा, तो दिसंबर में 16 डेज था, और उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 90 और 16 कितना होता है? 106, मतलब 180 से कम है सर, है ना? 106 जनवरी में 31 डेज होगा, फरवरी में 28। लीपियर है क्या? नहीं है सर, ये तो दिख रहा है, मतलब नॉर्मल में दिख रहा है, तो और दिमाग क्यों लगा? तो प्लांट मशीनरी एक 8 लाख वाला जो मशीनरी है वो 180 दिन का कम है। और कंप्यूटर जो है सर, कंप्यूटर जो पुट टू यूज है वो 180 दिन से ज्यादा है ना? ये ज्यादा है कि कम है? कम है कम है, 88। कम है, ठीक है, लेस देन 180 डेज। कितने का वैल्यू है? 3 लाख। तो ये दोनों हिसाब हमें थोड़ा एक बार देख लेना चाहिए। तो टोटल एसेट में से 58 लाख का एसेट तो रिटन डाउन वैल्यू दिख रहा था, और कंप्यूटर भी 3 लाख का दिख रहा था, पर पुट टू यूज के हिसाब बहुत जरूरी है, बिकॉज पुट टू यूज के बेसिस में टैक्स रेट में बदलाव आ जाएगा सर। पुट टू यूज के बेसिस में टैक्स रेट में बदलाव आ जाएगा। अब ये हिसाब अगर हम लोग पहले वाला पॉइंट में पुट करते हैं, तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी 15% का रेट जो लगेगा, नॉर्मल डिप्रिसिएशन का बात कर रहा हूँ, 50 लाख का है ना सर? इसमें मैंने आपको वर्किंग नोट बताया, तो 50 लाख इधर लगेगा, 50 लाख पे 15%, 7.5% लग जाएगा। अच्छा, अब 7.5 क्यों आया? जो मशीन 180 दिन 180 डेज से कम दिन का यूज पुट टू यूज में है, उसके केस में क्या हो जाएगा? 50% ऑफ 15%, 15% का 50%, इसीलिए आया 7.5%। एज पुट टू यूज लेस देन 180 दिन बताना पड़ेगा सर, ठीक है? ऑन 8 लाख, ऑन 8 लाख। अच्छा, और कुछ? यस सर। सर एडिशनल डिप्रिसिएशन आएगा कि नहीं, बोलो? क्या इस एसेट पे हम लोग एडिशनल डिप्रिसिएशन लगाएंगे? अच्छा, एडिशनल डिप्रिसिएशन का बात बाद में कर लेंगे, पहले आप मुझे ये बता दो, एडिशनल तो अभी अभी नॉर्मल हाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग है। पहले आप कंप्यूटर का बता दो, 3 लाख का कंप्यूटर है, इसका पुट टू यूज 180 कम है, तो कंप्यूटर में रेट कितना है? 40% का रेट है, तो इसमें लग जाएगा 20%। क्यों 20%? ध्यान से सुनना, 50% ऑफ 40% एज पुट टू यूज लेस देन 180 days। देखो सर, गड़बड़ मत करो, चीज समझ के करो, एग्जाम में भी समझ के करो। प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जवाब सही होना चाहिए।
तो इधर हो गया 50 लाख का 15% मतलब 7.5 लाख। 8 लाख का 7.5% कितना हो जाएगा रे? 60 हाँ सर, 60 लाख, 60,000। 60,000 60,000, चलो 60,000। और ये कितने पे लगेगा? 3 लाख पे, ऑन 3 लाख। 3 लाख का 20%, ये भी 60,000। ठीक है, कुल मिला के कितना हो गया? अच्छा, कुल मिला के कितना हुआ बाद में देखते हैं। नाउ मुझे बताओ सर, एडिशनल क्या होगा? ये था नॉर्मल डिप्रिसिएशन की कहानी। एडिशनल बताओ, एडिशनल बताओ, एडिशनल का रेट क्या चलता है सर? 20%। 20%। तो एट द रेट 20% ऑन रुपीज किस पे लगाएंगे? 50 लाख। क्या ये 30 लाख पे लगेगा? क्या ये 30 लाख पे लगाना है या 20 लाख पे लगेगा? एक्चुअल कॉस्ट जो है वही पे लगेगा। एक्चुअल कॉस्ट पे लगेगा, मतलब यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट कौन सा है? 30 लाख। 30 लाख, ठीक से बोलो। सर एक्चुअल तो 50 हो जाएगा। सर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये एसेट आपने कब खरीदा है आपको पता है क्या? सर कब से इंस्टॉल कब किया आपको पता है? सर बोलो सर, बोलो। 42,50,000 पे डिप्रिसिएशन, एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। 42,50,000 पे क्यों? सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ, 30 लाख पे लगाओगे कि नहीं, ये सब? सर ये एक एजम्पशन आपको लेना पड़ेगा। क्या आपको पता है कि ये जो 30 लाख वाला मशीन है ये कब इंस्टॉल हुआ है आपके ऑफिस में? सर ये वाला मशीन कब इंस्टॉल हुआ है आपको पता है ना? 2022 में हुआ है। ये वाला भी कब हुआ है पता है आपको? 2022 में हुआ है। बट डू यू नो कि ये कब हुआ है? ये तो आपको ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है। इसका इंस्टॉलेशन कब हुआ इसका कोई नॉलेज है आपके पास? अब आप बोलोगे सर इंस्टॉलेशन के साथ क्या कनेक्शन? ऐसा लग रहा होगा आपको। सर मैंने आपको अभी कुछ देर पहले समझा गया था कि acquired and installed after 31st March 2005 तभी जाके आप एडिशनल डिप्रिसिएशन ले सकते हो। बात समझ में आ रहा है सर? लेकिन 30 लाख वाला जो मशीन है, क्या उसमें पता है हमें कि वो कब कब इंस्टॉल किया गया? नहीं है पता। तो जब पता नहीं है तो फिर कहाँ से पता करेंगे? तो जरूरी नहीं है, जो पता है उसमें लगाते हैं। एट द रेट 20% ऑन रुपीज 20 लाख। बोलो सर। Put to use greater than 180 days। तो 20 लाख का 20% 4 लाख। और
10%, क्योंकि सेकेंड मशीन जो है सर वो अभी पूरा यूज नहीं हुआ है. So 50% of 20% since put to use for less than 180 days on 8 lakh. 8 लाख का 10% कितना है सर? 80,000. सिंपल. तो 4 लाख और इधर हो गया 80,000, तो कुल मिला के कितना हो गया? 4,80,000. सर अभी जितना टोटल था वो सारा टोटल कर दे. दैट इज 7,50,000, 60, 5 लाख, सॉरी नॉट 5 लाख, सॉरी ये वाला 4 लाख एंड 80,000. प्लीज बताओ सर मुझे. और उधर इसका 60,000, कंप्यूटर का 60,000, और प्लांट मशीनरी का टोटल कितना हुआ? बारह लाख मिल गया। ये आपका टोटल डिप्रिसिएशन आएगा. कंप्यूटर के लिए 60 और प्लांट मशीनरी के लिए 12,90,000. अब आपके मन में चल रहा होगा सर पहला मशीन पे क्यों नहीं देंगे? तो एक काम करते हैं ना सर, जिसमें आपको थोड़ा सा ऐसा लग गया कि सर पहला मशीन पे क्यों नहीं देंगे, तो इसको लेके आप एक नोट लिख लो. ठीक है. जब भी आप ऐसे कोई असम्पशंस लोगे तो नोट दे दो. As per section 32 subsection 1 clause 2a, additional depreciation is allowed in case of any new plant and machinery acquired and installed after 31st March 2005 by an SSC engaged in business of manufacture or production of any article in at the rate 20% of the actual cost of such machinery. Actual cost of such machinery. ऐसे लिखो प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी. ठीक है. बाकी जरूरी नहीं है, बाकी पॉइंट आप लोग प्रोविजंस में पढ़ चुके हो. ठीक है, इतना काफी है. ठीक है. तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी लिया गया जो 21/5/2005 के बाद लिया गया, उसी में हम लोग एडिशनल डिप्रिसिएशन अलग करने का मौका मिलेगा. जो पुराना एसेट्स है जिसका डेट भी हमें पता नहीं है, ठीक है, उस पर हमें कोई एडिशनल डिप्रिसिएशन अवेलेबल नहीं है. ठीक है. बोलो सर. ये रहा ये डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन. क्लियर है आप लोगों को? समझ में आया? बोलो सर, बोलो. समझ में आया? ये सर नो. डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट, एडिशनल डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट. आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, बट अभी तक क्लियर है कि नहीं इतना मुझे बताओ. अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो सर. हाँ सर. जैसे एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है. एक कार परचेज बाय डॉक्टर सोमन
ठीक है, ऑन 10th of August 2019 for 5,25,000 for personal use is brought into professional use on 1st of July 2022 by him when its market value was 2,50,000. कार परचेज किया डॉक्टर सोमन ने 10th of August 2019 में, कितने में खरीदा था? 5,25,000. यूज क्या था? पर्सनल. बट उसको प्रोफेशनल यूज में लाया. कब लाया? 1st of July 2022 में, जब उसका मार्केट वैल्यू 2,50,000 का हो चुका. Now they ask you compute the actual cost of the car and the amount of depreciation for the assessment year 23-24. Assume करने के लिए बोल दिया क्वेश्चंस में कि भाई रेट 15% होगा. बोलो क्या जवाब दोगे इसका? इस क्वेश्चंस का क्या जवाब दोगे? बोलो सर. फिर इसका कॉन्सेप्ट को बड़ा सिंपल समझो. ठीक है, ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है. मतलब आपको एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेशन करना है. किस पे करना है? 5,25,000 पे करना है कि 2.5 लाख पे करना है? ये सवाल है. मतलब आप कैलकुलेशंस किस पे लगाओगे? 5,25,000 पे लगाओगे कि 2.5 लाख पे लगाओगे? सर 5,25,000. 2.5 लाख क्यों नहीं? सर मेरा एक्चुअल कॉस्ट 5,25,000 है, इसमें परचेज एक्चुअल कॉस्ट 5,25,000 ही है. वेरी गुड सर. ठीक है, कंप्यूट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार एंड द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन. ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर. तो एक्चुअल कॉस्ट पे यूज होगा, ठीक है, ना कि फेयर मार्केट, मतलब जो करंट मार्केट वैल्यू उस पे यूज होगा. ठीक है, इसका जो प्रोविजंस है the expression actual cost means section 43 subsection 1 बताते हैं. Actual cost means the actual cost of the asset to the assessee as reduced by that portion of the cost thereof, if any, has been made directly or indirectly by any other person or authority. However, when an assessee incurs any expenditure for acquisitions of any assets or part thereof in respect of which a payment or aggregate of payment made to a person in a day, otherwise than by an account pay check, drawn on a bank account pay draft or electronic mode through or any other prescribed electronic mode exceeds 10,000, such expenditure shall not form part of actual cost of such asset. Such expenditure shall not form part of it. मतलब अगर 10,000 मतलब अगर आप कैश में यूज करोगे तो उसको नहीं लिया जाएगा, बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज करोगे तो उसको कैश में काउंट किया, सॉरी एक्चुअल कॉस्ट में काउंट किया जाएगा. सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 इस तरह से बताते हैं सर. इस प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सारा का सारा काउंट होता है. ठीक है, तो ये है नॉर्मल एक्चुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट. अब इसको अगर मैं जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताने का कोशिश कर रहा था वो ये क्वेश्चन है. डॉक्टर सोमन ने खरीदा और उसका क्या करें? तो सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 एक्सप्रेशन करता है एक्चुअल कॉस्ट मींस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट टू द एसेसी. मतलब एसेसी जब इसको खरीदा था तो उसने कितने दाम पे खरीदा? 5,25,000 पे खरीदा कि 2,00,000 2.5 लाख पे खरीदा? ऑब्वियसली 5,25,000 पे खरीदा था. मार्केट आज उसका दाम 2.5 लाख बोल रहा है, जैसे कि ज्योति के मोबाइल फोन के केस में किया था कि ज्योति का 18,000 का मोबाइल फोन अचानक से 6,000 गिर गया, 12,000 हो गया. तो ज्योति के लिए कॉस्ट थोड़ी ना 12,000 है. हाँ ज्योति, तुम्हारे लिए तो कॉस्ट 18,000 ही होगा. तो बस वही बात यहाँ पर करना है. ऑन द डेट व्हेन द एसेट इज बॉट इनटू प्रोफेशनल यूज इज नॉट रिलेवेंट. जिस दिन वो प्रोफेशनल यूज के लिए ला रहे हो आप, अब यहाँ पर बात ऐसा है कि पहले आप उसको नॉर्मल अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा, बाद में अब उसको अपने प्रोफेशनल यूज के लिए ला रहे हो. तो प्रोफेशनल यूज के लिए जिस दिन आप ला रहे हो ऑन दैट डेट क्या वैल्यू है, दैट इज नॉट रिलेवेंट हियर. एक्चुअल कॉस्ट इज रिलेवेंट. So therefore, amount of depreciation on car as per section 32 would be 5,25,000 के ऊपर 15%. तो जितना अमाउंट होता है 70,750, ये हो जाएगा आपका डिप्रिसिएशन एंड 15% का जो रेट, सॉरी 5,25,000 जो है वो आपका हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट एज पर सेक्शन 43 सबसेक्शन. ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा.
ये एक हटके पॉइंट था सर। ये क्वेश्चंस का एक न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर धवल commenced practice has acquired the following assets in his office during financial year 22-23. At the cost shown against each item, calculate the amount of depreciation that can be claimed from his professional income for assessment year 23-24. Assume that all the assets were purchased by way of account paycheck. क्या क्या एसेट इनके पास है? कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सर एक्विजिशंस कब किया और कब पुट टू यूज किया बता के रखा है। 27 September 2022 डेट व्हेन पुट टू यूज, 1 October 22 अमाउंट भी बताया। कंप्यूटर यूपीएस 2 October 22 पुट टू यूज 8 October 22 8,500। कंप्यूटर प्रिंटर ठीक है 1 October 2022 12,500। बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस 12,000 का 1 April 22 1 April 22 अमाउंट 13,000। ऑफिस फर्नीचर 1 April 22 1 April 22 3 लाख। एक्वायर्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब कोई पुराना चार्टर्ड था उनसे एक्वायर किया फर्नीचर को, मतलब उसका ऑफिस लिया होगा ठीक है, तभी उसका फर्नीचर भी उनके पास ऑटोमेटिकली आ गया। लैपटॉप 26 September 2022 एंड 8 October 2022 अमाउंट इज 43,000 का। तो ये हिसाब हमारे सामने है और हमें पूछता है भाई इनका डिप्रिसिएशन अमाउंट बता। बोलो सर हो जाएगा? हो जाएगा? हो जाए तेरे बंदे Yes, sir. हाँ कितना होगा? कितना होगा बोलो, निकालिए लोग। कितना होगा या होना चाहिए, मतलब इस तरह से आपको डिप्रिसिएशन का सवाल करेगा। सर फर्स्ट वाले का 14,000। फर्स्ट वाले का 14,000 मतलब तो ये कहना चाहता है कि उतना तो पता नहीं सर, मुझे ये बता कि उसका जो ब्लॉक है दोनों ब्लॉक मिलेगा तेरे को देख। अच्छा मैं तू मतलब मुझे कहना चाहता है कि सर वो कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डिप्रिसिएशन अमाउंट वो उसका Yes, उसका उसका हाँ उसका 14,000 ही बता रहा है। चलो अच्छा जो लोग स्टार्ट किए हो बहुत अच्छा, जो नहीं किए वो भी मेरे साथ साथ चलो। देखो सर ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको वर्किंग नोट के हिसाब से करने से सबसे बेहतर होता है। तो मैं एक प्रोफार्मा पहले बना लेता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन अलाउएबल फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें सबसे पहले आप ये देखो इसका जो ब्लॉक है। हाँ सर कितना ब्लॉक दिखा आपको इस क्वेश्चंस में? कितना ब्लॉक दिख रहा है? एक ब्लॉक है कि दो ब्लॉक है कि तीन ब्लॉक है? कितना ब्लॉक है सर? दो ब्लॉक है ना, बुक्स एंड कंप्यूटर्स का एक ब्लॉक और फर्नीचर्स का एक ब्लॉक है ना। वेरी गुड सर। ब्लॉक वन जो फर्नीचर का ब्लॉक है, तो फर्नीचर का हिसाब वर्किंग नोट में देखेंगे ठीक है। जो भी होगा एज पर द रेट और डिप्रिसिएशन का अमाउंट ये आपको पुट करना है, तो क्या रेट लगाओगे और क्या डिप्रिसिएशन। सिमिलरली ये हो गया ब्लॉक वन और दूसरा आ जाएगा ब्लॉक टू। ब्लॉक टू में भी सेम सब क्या क्या आता है। ब्लॉक टू में बेसिकली प्लांट है, लेकिन प्लांट के अंदर हमारे केस में कंप्यूटर है ना, इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर ईपीएस, लैपटॉप, बुक्स, प्रिंटर, बुक्स, प्रिंटर, इसका भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आएगा नोट करेंगे, आंसर आ करेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा सर, ये तो रहा मतलब जस्ट फॉर्मेट, मतलब हमें दो ब्लॉक ढूंढना है, बट अब मेहनत तो चालू होता है अब, है ना। अब आपको क्या करना है सर, सारा मेहनत करने का जिम्मा उठाना है। जैसे कि कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, बेटी आप लोग चालू कर दिए हो, मैं थोड़ा फॉरवर्ड वाइज चल रहा हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, इसमें एक हेडिंग बना देते हैं सर, ब्लॉक ऑफ एसेट, और एक अमाउंट का कॉलम बना देते हैं। अगर आप शॉर्टकट अपना सकते हो तो अपने हिसाब से भी शॉर्टकट कर सकते हो, लेकिन जब एग्जाम में करोगे, जिनको स्पेशली जैसे सी एस सी एम ए के केस में बताना पड़ता है, सी एस का अलग बात है करेंटली, लेकिन ऐसा प्रेजेंटेशन करो ताकि खुद को भी समझ में आए, अगला को भी समझ में आए। ब्लॉक 1 में फर्नीचर एट द रेट, रेट कितना मानेंगे सर, फर्नीचर में कितना रेट लगता है, 10%, 20%, कितना रेट। ब्लॉक ऑफ एसेट में फर्नीचर में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना यूज करेंगे बोलो, 20। सर फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स 10% का है, और प्लांट मशीनरी में ये जो बुक्स वगैरह जो कुछ भी है, इसमें कितना लगाएंगे, कंप्यूटर्स, ये देखो सर, ब्लॉक 11 एंड ब्लॉक 12, प्लांट मशीनरी में इसको ब्लॉक 11 एंड 12 के अंदर रखा गया है सर। 40% का रेट है, कंप्यूटर का भी बुक्स का भी, ठीक है, अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस को छोड़ के 40%, तो ये तो समझ में आ गया सर, है ना। तो ब्लॉक 1 फर्नीचर एट द रेट 10%, पुट टू यूज, ये देखना कितने दिन का पुट टू यूज है, ग्रेटर देन 180 डेज का पुट टू यूज है, क्योंकि आप किसी और से ले रहे हो सर। तो 3 लाख का था, 3 लाख पे 10% कितना हो जाएगा, 3 लाख का 10%, 30,000। चलो, ये हो गया एक। अब ब्लॉक 2 में थोड़ा मेहनत करना है। ब्लॉक 2 में थोड़ा मेहनत करना है। प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर एट द रेट कितना रेट लगाएंगे, 40%। अब इसमें थोड़ा अलग अलग है, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हाँ सर, थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगा। कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कुछ नहीं है, दिमाग का खेल कुछ है ही नहीं सर, फिर मेहनत का खेल है, जानो तो करें, ठीक है, मतलब पता हो तो कर पाओगे। पुट टू यूज ग्रेटर देन कितना दिन, 180 दिन, 180 डेज, कितने में लगाओगे, कितना था सर हिसाब, 35,000, 35,000 पे 40% कितना हो जाता है, विश्वजीत ने मुझे पहले ही जवाब दे दिया था सर, 14,000 होना चाहिए, सही ना। चलो 14,000। पॉइंट नंबर बी, सर इसमें कंप्यूटर यूपीएस है, कंप्यूटर ईपीएस कब खरीदा है, तो देखो
अच्छा, ये डेट ऑफ एक्विजिशन 27 सितंबर था, पुट टू यूज 1 अक्टूबर था। अगर आप अक्टूबर पुट टू यूज है तो पुट टू यूज 1 अक्टूबर से लेके अगर हम मार्च तक जाए तो कितना दिन होता है सर? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर ये 180 डेज क्रॉस किया था कि नहीं किया था, मुझे बताइए थोड़ा। अक्टूबर का पूरा 31 डेज हो जाएगा, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जनवरी का 31, फरवरी का 28, मार्च का 31। कितना होता है सर? 1 2 3 4 5, 5 3 15, 150 इधर हो गया। 1 2 3 4, 4 3 और 120, 1 2 3 4 5, 150 और इधर 1 51, 182 और 28, 182। थैंक यू सर। ठीक है, तो इधर तो 182 दिख ही रहा है। यूपीएस के केस में देखो ना, 1 अक्टूबर को ले रहा है, मतलब पुट यूज कर रहा है। तो 180 दिन हो रहा है इसका। ऑब्वियसली अगर 2 अक्टूबर 1 अक्टूबर यूज करके अगर आपको 180 डेज हार्डली क्रॉस किया, मतलब जस्ट +2 हुआ, तो डू यू थिंक 8 अक्टूबर से आपका 31 मार्च तक 180 होगा? नो सर, कैसे होगा? थोड़ा सेंस लगो। तो 8 अक्टूबर से आपका 180 दिन नहीं होगा, ये तो दिख रहा है। तो एकदम 180 दिन से कम होगा। तो कंप्यूटर यूपीएस पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। हाँ सर, कितना लगाएंगे? 8,500 पे 20%, आधा हो जाएगा, है ना? 50% ऑफ 40, 20% कहाँ से आया? एक्चुअल रेट कितना है? एक्चुअल रेट 40% है ना? एक्चुअल रेट 40% है, बट हम उसको 50% में लगाए क्योंकि 180 दिन नहीं हुआ है। तो अगर 8.5 का 20% करोगे तो कितना सर? 1700। क्या कंफर्म कीजिएगा? सिर्फ मेहनत का दाम मिलता है और कुछ नहीं। अच्छा, कंप्यूटर प्रिंटर, इसका क्या होगा सर? कंप्यूटर प्रिंटर का क्या करें? 1 अक्टूबर पुट टू यूज है, मोर देन 180, ग्रेटर देन 180 डेज, 12,500 का 40%, कितना हो जाता है विश्वजीत? कौन बताएगा मुझे? कोई तो है, बताओ सर। 12,500 का 40%, 4000। 4,000 सर, चलो 4,000 ठीक से बोलो। 5,000 है ना सर? 5,000. क्या बचा? लैपटॉप, लैपटॉप का पुट टू यूज फर्नीचर तो हो गया सर, बस बुक्स बाकी है। लैपटॉप बोल दो एक बार। 8 अक्टूबर लेस देन 180, लेस देन साइन देना, 180 डेज। तो लैपटॉप अगर लेस देन 180 डेज हो रहा है तो कितने का लैपटॉप था? 43, 43 पे 20%, कितना हो जाएगा? 8,600। बचा क्या? ई बुक्स, अदर देन, अच्छा, अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस, ठीक है। इसका भी कितना हुआ? बुक्स का 1 अप्रैल 22, पूरा साल ही यूज हुआ है सर। तो बुक्स पे पूरा 40% लगाएंगे। तो बुक्स कितने का है? 13,000 का, 13,000 40% का, ग्रेटर देन 180 डेज का है। 13,000 का 400, ये 40%, 5,200, बस कंप्लीट। कुल मिला के कितना हो गया सर? 14,000, 1,700, 5,000, 8,600, 5,200, कितना होता है?
कैलकुलेट करके एक बार मुझे बताओ 34,500 होता है कि नहीं, कंफर्म कीजिएगा। सर सही है क्या मेरा? 34,500 क्या सही है मेरा? बोलो। यस सर। ओके सर, तो 34,500 और उधर हो गया 30,000। तो हम लोगों ने एक ब्लॉक बना के रखे थे ना यहाँ पर। सो ब्लॉक 1 कितने का था? ब्लॉक 1 था कितने का? 30,000 का। सो रेट कितना है? 10%। तो 30,000 10%। और इधर कितना हो गया? 34,500। रेट कितना है? ऐसे तो रेट 40% ही होगा, बाकी आप पुट यूज करके जो भी सोचा है वो अलग बात। 30 और 34,500 कुल मिला के आपका होता है 64,500। दिस इज योर टोटल डिप्रिसिएशन अलाउंस। तो ये जो हमारा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब है, इनके केस में हमें 64,500 का डिप्रिसिएशन अलाउ करने का दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में मौका दिया जाएगा। बोलो सर, ये रहा सिंपल हिसाब किताब डिप्रिसिएशन का। बोलो, समझ में आ रहा है? जरूर आ रहा होगा सर, अगर नहीं आएगा तो जरूर बताइएगा मुझे। अच्छा, तो ये मैंने आपको फॉर्मेट भी बता दिया, ठीक है। साथ में आपको कैलकुलेशंस भी 32 का बता दिया। कुछ और भी क्वेश्चंस मैंने आपको दे के रखा, वहां से डिप्रिसिएशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मिले आप उसे जरूर सॉल्व करके रखें, ठीक है। और सॉल्व करके मेरे को शेयर भी कीजिए कि आप लोग कर रहे हो कि मुझे देखना चाहिए। और पहले आप नॉर्मल करें, फिर अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप मुझे पूछे, मैं आपको आंसर शीट भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर किसी के पास आंसर शीट है पहले से तो वहां से चेक करें। और नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स में आपको धीरे धीरे साइंटिफिक रिसर्च एंड बाकी जो भी इंपॉर्टेंट एरिया है, सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है सर। बिजनेस एंड प्रोफेशंस में आप लोगों का पेशेंस का बहुत इम्तिहान लिया जाएगा, क्योंकि ये एक एक चीज बारीकी से नहीं समझोगे तो कंप्लीट बिजनेस प्रोफेशंस कभी भी दिमाग के अंदर प्रॉपरली पुटअप नहीं कर सकते। हड़बड़ी में टैक्स कभी नहीं सीखा जा सकता। टैक्स एक बहुत पेशेंसफुल चीज है, सरकार भी इसको पेशेंस के साथ बनाते हैं, आपको भी इसको पेशेंस के साथ सीखना पड़ेगा। इजी है, टैक्स में कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं है। टैक्स ना धैर्यवान लोगों के लिए है। टैक्स के अंदर क्या बोलता है सरकार, क्यों ऐसा किया है, किसने कहाँ क्या किया है, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग का खेल कुछ नहीं है, ठीक है। जो बोला उसको पहले जानो फिर अप्लाई करो। इस तरह से टैक्स को पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। हड़बड़ करोगे मुश्किल में पड़ जाओगे। मैं बहुत स्टूडेंट को देखा सर, टैक्स को लेके सर ये क्या, इसमें कुछ नहीं है। जैसे आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया, ये तो बोरिंग टाइप का लगता है कभी कभी, है ना। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, लेकिन सर मैं बोरिंग हो जाता हूँ फिर मुश्किल। मुश्किल ये नहीं कि बोरिंग टाइप का लगना मेन बात नहीं, मेन बात है कि आपको डिटेल्स में जानना है। बस उस जानकर बनने का जो आदत है ना, वो आदत अपने आपके अंदर रखो, फिर आप देखना क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है सर, आज इतना ही मैं रखता हूँ। जो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको कल दे के रखा, सबको मैं व्हाट्सएप किया, आप लोग उसको गो थ्रू करो। जो जो क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो आप ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास बाकी प्रोविजंस होगा, और उसके बाद और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है सर, आज इतना ही है। बाय, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं टैक्स में। बाय सर। बाय सर। सर ये बाय सर।